नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। पर्यावरण पारिस्थितिकी जो है यूपी लेखपाल में 5 अंकों की आनी है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली 3 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हो तो उनको आप जरूर देख लें। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग को है ना धैर्य बनाए रखें। आपको सभी क्लासेस मिलेंगी प्रॉपर वे में। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं वो हम सभी दूर कर रहे हैं, बाकी आपको क्लासेस प्रॉपर वे में मिलने वाली हैं। तो आप इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपका पर्यावरण प्रदूषण जो टॉपिक लिखा है पर्यावरणीय क्षरण और प्रदूषण वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, आपको मजा आने वाला है। हमने सुधार किया है, जो आपको चीजें मतलब वो ब्लर हो रही थी बोर्ड पर कल के वीडियो में जो दिख नहीं रही थी, वो हमने उसको सही तरीके से लाया है उसको। तो आपको यहाँ पर चीजें बढ़िया तरीके से दिखेंगी, आपको चीजें समझ में भी आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले पर्यावरणीय प्रदूषण की, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास। पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरणीय पर्यावरण है, जिसमें जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं हमारे आसपास, और निर्जीव चीजें भी हैं, पेड़ है ना, दीवार है, ईंट है, ये सब निर्जीव चीजें हैं। तो ये सब पर्यावरण है। इसमें पॉल्यूशन का मतलब, प्रदूषण का मतलब होता है गलत प्रभाव, गलत जो चीजें हैं वो गलत परिवर्तन हो जाना, है ना, जिसको बोलते हैं अवांछनीय, अनवांटेड। अवांछनीय का मतलब होता है जो चाहा ना गया हो, अनवांटेड मतलब हम जो चाहते नहीं है। तो जैसे हवा है, जैसे मिट्टी है, जैसे पानी है, ठीक है। तो इन सब चीजों में अगर हम बात करें, अनवांटेड चीजें हो जाए कुछ, तो हम वो चाहते नहीं है, अवांछनीय परिवर्तन हो जाए, तो उससे क्या होगा, उससे नुकसान ही होता है। तो अवांछनीय जो परिवर्तन होते हैं, चाहे वो हवा हो, हवा की फिजिकल प्रॉपर्टी में यानी भौतिक गुण में, रासायनिक गुण में, जो हवा में केमिकल है उनमें कुछ बदलाव आ जाए, या उसके जो बायोलॉजिकल जैविक गुण है उनमें कुछ अवांछनीय परिवर्तन आ जाए। पर प्रदूषण की यही परिभाषा होती है कि प्रदूषण क्या है। तो प्रदूषण में यही कहा जाता है कि प्रदूषण जो होता है वो होता है सिंपल अवांछनीय परिवर्तन। अवांछनीय परिवर्तन का मतलब होता है नॉन डिजायरेबल। ठीक है, तो अवांछनीय परिवर्तन हो रहे हैं, अवांछनीय परिवर्तन। अब जी अवांछनीय परिवर्तन जो होंगे वो पर्यावरण के किसी भी घटक में हो सकते हैं। जैसे वायुमंडल का वायु घटक, तो वायु है, जैसे हवा है, तो हवा में जैसे मैं यहां पर मैं वायु लिखूं तो हवा का एक भौतिक गुण होता है, फिजिकल, है ना। हवा का एक रासायनिक गुण होता है, हवा का एक जैविक गुण होता है। तो इनमें अगर अवांछित परिवर्तन आए, हवा के भौतिक रासायनिक जैविक, या मिट्टी के भौतिक रासायनिक जैविक, है ना, या जल के भौतिक रासायनिक जैविक, इनमें अगर कुछ गलत परिवर्तन हो रहा है, नहीं जो होना चाहिए था वो नहीं है, तो उसको प्रदूषण बोलते हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए तो समझते हैं यहां से। तो देखिए क्या है, विकास की अंधी दौड़ ने मनुष्य के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। तो विकास है ना, हम लोग विकास की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, तो स्वास्थ्य को तो डाला ही डाला है, अकेले मनुष्य के ही स्वास्थ्य को नहीं डाला है, बल्कि पूरी जो प्राणी मात्र है, प्राणी मात्र का मतलब जो सजीव हैं उनके जीवन को खतरे में डाल दिया है। पर्यावरण के अजैविक घटक, ए बायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक यानी ए बायोटिक, यानी जिनमें जीवन नहीं है। बताए थे आपको अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। यानी वायु, जल और मृदा, मृदा माने स्थलमंडल, यानी कि भौतिक, फिजिकल, रासायनिक, केमिकल एवं जैविक, बायोलॉजिकल अभिलक्षण, जो यानी कि लक्षण है, उनमें होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन, अनवांटेड, अनडिजायरेबल चेंज, जिससे जीवन और जीवन आधारित तंत्र, जीवन आधारित तंत्र यानी जितने भी जीव जंतु हैं उन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पॉल्यूशन का हमेशा कैसा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो प्रदूषण कहलाता है। तो ये बात हुई प्रदूषण की। प्रदूषण जो है, प्रदूषण को करने वाले जो तत्व होते हैं उनको प्रदूषक कहते हैं। जो प्रदूषण करते हैं, जिन चीजों की वजह से प्रदूषण होता है उनको प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स। उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण आप देख लीजिए, 3 आधारों पर बांटा है। उत्पत्ति के आधार पर, बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर,
अवस्था बेस्ड ऑन स्टेट, अवस्था के आधार पर कि वो पॉल्यूटेंट्स किस अवस्था में है, ठोस में है, द्रव यानी तरल में है या गैस में है। उत्पत्ति में वो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई है प्रदूषक या मानव जनित है, एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित को बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, ध्यान रखना है इस बात को आप। स्वरूप या फॉर्म या निस्तारण की प्रकृति, निस्तारण वाला डिस्पोजल, उनको डिस्पोजल किया जा सकता है, निस्तारण किया जा सकता है, उनको खत्म किया जा सकता है या नहीं। तो दो है, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। ठीक है, हम समझेंगे इन सभी बातों को। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहां से। प्राकृतिक प्रदूषक क्या होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो जो प्रकृति के द्वारा प्रदूषक उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वोल्केनिज्म की घटना हुई, तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, ठीक है, आपको पता है ज्वालामुखी इस प्रकार से विस्फोट होकर, है ना, ये उसका जो है लावा जम जाता है। ठीक है, तो ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है ना, बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं, जैसे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रदूषक हुआ, लेकिन वो कौन सा हुआ, प्राकृतिक, क्योंकि ये ज्वालामुखी से निकला। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। और भी बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं, NOx लिखते हैं इनको हम, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है NOx। तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी निकले यहां से, है ना, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं उनके माध्यम से प्रदूषक वातावरण में आ जाते हैं। प्राकृतिक माध्यम से आए ठीक है, लेकिन चिंता इस बात पर है कि मानव जनित कारण से इनकी जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यानी मानव जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, मानव जनित कारण है, उनकी वजह से ये प्रदूषक बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट, जंगलों की आग, फॉरेस्ट फायर जिसको बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर। तो जंगल में जब आग लग जाती है, तो आपको पता है आग लगने पर क्या है, जंगल में हर चीज में कार्बन होता है, तो आग लगने का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया, मैंने कई बार आपको बताया। तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कम ऑक्सीजन मिली है तो अपूर्ण दहन होगा, पूर्ण दहन में कार्बन डाइऑक्साइड, अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब एक ऑक्साइड, तो ये बन जाएंगे। ये भी प्रदूषक है, लेकिन कैसे, प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृतिक कारणों से हो रहे हैं। तो जंगल की आग, तो होता क्या है, प्राकृतिक कारणों से उतना नुकसान नहीं होता है, प्राकृतिक प्रदूषक उतना नुकसान नहीं करते वातावरण को। क्योंकि यहां पर आप समझ सकते हैं कि प्रकृति, देखिए यहां पर लिखा है, इसको आप समझें कि प्रकृति जो है, प्रकृति अपनी होम्योस्टैटिक क्षमता, होम्योस्टैटिक कैपेसिटी से इसे आत्मसात कर लेती है। इसको मैं बताता हूं आपको। ठीक है, जो होम्योस्टैटिक कैपेसिटी होती है, इसको आप देखिए, ये बहुत जरूरी है। होम्योस्टैटिक कैपेसिटी, इसको बोलते हैं समस्थैतिक क्षमता, या संतुलन भी बोल सकते हैं। यहां पर कैपेसिटी है तो क्षमता। देखिए होता क्या है, होम्योस्टैटिक का मतलब होता है समस्थैतिक, समान स्थापना। ठीक है, प्रकृति में जैसे कोई चीज है, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि एक पहाड़ है यहां पर, इससे कोई पत्थर यहां से आ गया यहां पर, ठीक है, नीचे, तो क्या हुआ कि यहां का जो भार था वो यहां पहुंच गया। तो यहां का भार जब यहां पहुंचा तो यहां भार ज्यादा हो गया, तो जमीन धंस जाएगी नीचे। यहां का भार कम हो गया तो थोड़ा ऊपर उठाव होगा। तो होता क्या है, जितना ऊपर जाएगा एक तराजू, उतनी दूसरी नीचे जाएगी, नहीं बैलेंस होगा। बैलेंस को ही बोलते हैं समस्थैतिक। ठीक है,
यानी प्रकृति हर चीज को बैलेंस करना जानती है, इसी को बोलते हैं होम्योस्टैटिक कैपेसिटी, समस्थैतिक क्षमता। प्रकृति हर चीज का संतुलन करती है। यानी प्रकृति अगर ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड निकाल रही है, जंगल की आग के माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड निकाल रही है, तो वो बैलेंस कर लिए जाते हैं पेड़ पौधों के द्वारा, उनको अवशोषित कर लिया जाता है, अलग अलग माध्यमों के द्वारा उनको बैलेंस कर लिया जाता है। इसी को बोलते हैं समस्थैतिक क्षमता। तो समस्थैतिक क्षमता के द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है, आत्मसात, है ना। आत्मसात का मतलब होता है एसिमिलेशन, यानी उसको अपने आप में समाहित करना। प्रकृति उसको अपने आप में समाहित कर लेती है, जो भी प्रदूषक है, तो उनसे ज्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये है, तो यहां पर लिखा है होम्योस्टैटिक क्षमता, है ना, से इसे आत्मसात कर लेते हैं तो नुकसान ज्यादा नहीं होता है। तो ये प्राकृतिक प्रदूषक है, ज्यादा नुकसान नहीं करते। बट यहां पर देखिए मानव जनित प्रदूषक, मैन मेड, और इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक। इसको आप याद रखना, बहुत जरूरी है। एंथ्रोपोजेनिक, जेनिक माने जनत, जनित किसको द्वारा, एंथ्रोपो, एंथ्रोपो मतलब मानव। एक विषय होता है एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान या निर्विज्ञान, उसको बोलते हैं निर, इस, है ना, हिंदी में इसको शुद्ध बोलते हैं निर्विज्ञान। यहां पर ये निर लगा है, निर का मतलब होता है मानव, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक को बोलते हैं मानव जनित प्रदूषक, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं ये। मानव की गतिविधियां क्या है, तो आप क्या कर रहे हैं आप आसपास देख सकते हैं। मानव की जो गतिविधियां हैं उसमें आप लोग मतलब क्या क्या काम कर रहे हैं उसको हम देख सकते हैं कि मानव जनित गतिविधियों से क्या क्या होता है। तो पहले हम इसको समझें, मानव जनित गतिविधियों में क्या क्या है। देखिए हम क्या काम करते हैं, यहां पर हम एंथ्रोपोजेनिक रीजन को थोड़ा ढूंढ लेते हैं। एंथ्रोपोजेनिक कारण, मानव जनित कारण। अब आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, जैसे आपने लिया परिवहन को, ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रांसपोर्ट को लिया, परिवहन। तो परिवहन में आप वाहन चला रहे हैं, ऑटोमोबाइल, है ना, ऑटोमोबाइल यानी वाहन। तो आप जब वाहन चला रहे हैं तो क्या होगा, उसमें क्या डलता है, पेट्रोल, वाहनों में पेट्रोल डलता है, या डीजल होगा, या, है ना, प्राकृतिक गैस होगी, यही होगा, या और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब केमिस्ट्री में कहें तो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे मिट्टी का तेल भी। हाइड्रोकार्बन का मतलब इसमें हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है इनमें, यानी कि जब सूत्र लिखे जाएंगे तो हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो जब इनको जलाया जाता है, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो चाहे प्राकृतिक गैस हो, प्राकृतिक गैस यानी मीथेन, CH4 कहते हैं इसको, तो कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। जब इनको जलाते हैं हम, पेट्रोल डीजल प्राकृतिक गैस में, क्या होता है कि इंजन, जो गाड़ियों का इंजन होता है, कोई भी आपकी ऑटोमोबाइल हो, कोई भी आपका परिवहन का साधन हो, तो उसमें इंजन होता है। इंजन में एक तरफ से क्या होता है, एक तरफ से यहाँ पर एयर को सक करने वाला यहाँ पर फिल्टर लगा होता है, तो यहां से हवा आती है और हवा में से ऑक्सीजन, जलाने में कौन सी गैस सहायता करती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आई अंदर, और यहां पर क्या आया, यहां पर ऊपर से आया पेट्रोल या डीजल या प्राकृतिक गैस। तो यहां पर दोनों मिले और किसी भी चीज का ऑक्सीजन से क्रिया को बोलते हैं दहन, कंबशन। तो यहां पर जलेगा, ये पेट्रोल डीजल या प्राकृतिक गैस जलेगा। जलने से क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी क्योंकि कार्बन है इसमें, और जल बनेगा H2O क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है, तो ए बनते हैं। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलता है तब ए बनता है। तो इसमें देखिए प्रदूषक निकाल दिया मानव जनित गतिविधियों से, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लकड़ी जलाते हैं, है ना, आप खाना बनाने के लिए मान लीजिए लकड़ी, कोई किसी ने लकड़ी जलाई, ठीक है, या टायर जला दिया,
किसी ने कपड़े जला दिए, अगर मान लीजिए तो इसमें कार्बन है, लकड़ी, टायर, तो सब कार्बन के यौगिक हैं। अब ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में होगी तो पूर्ण दहन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, CO। बहुत ही जहरीली गैस होती है। तो परिवहन हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप जो है प्रदूषक फैला रहे हैं, आप परिवहन कर रहे हैं। मान लीजिए आप कृषि कर रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। कृषि कर रहे हैं आप या पशुपालन कर रहे हैं, तो वहां से भी ये सब पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। आपने कृषि की, खेती की, एग्रीकल्चर किया, ठीक है, कृषि और इससे संबंधित जो भी पशुपालन है, तो आपने उर्वरक दिए, जो रासायनिक खाद होते हैं, फर्टिलाइजर्स, उनको आपने दिया, तो इनमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन फॉस्फेट है, ये भी क्या करते हैं, ये भी प्रदूषक तत्व होते हैं, ठीक है, आगे बताएंगे आपको। आपने कीटनाशक दवाएं दी, है ना, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो उनसे भी क्या हुआ, बहुत ही हानिकारक केमिकल निकले। जैसे मान लीजिए DDT, इस पर बैन लग चुका है, DDT पर, DDT हो गया, तो ये क्या है, प्रदूषक है। तो मनुष्य के द्वारा ही इनको यूज किया गया और मनुष्य के द्वारा ही इसका सबसे ज्यादा पर्यावरण में निर्मोचन किया गया, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से देखेंगे। तो मानव जनित कोई भी आप गतिविधि सोचिए मानव की, और उस पर फिर दिमाग लगाइए कि मानव की गतिविधि है या नहीं है, सही है। और जो मानव गतिविधि होती है ये सामान्यतया, यहां पर आप देखिए, अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल। एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। एक होता है उत्क्रमणीय और एक होता है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक यहां पर अगर पकड़ूं किसको, रबर की, है ना, बैंड को, तो मैं उसको खींच सकता हूं, मैं फिर उसको खींच के यहां पर छोड़ दूंगा तो वापस यहीं पे आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय, यानी जो पुनः अपनी वापस स्थिति में आ जाए। लेकिन अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये नहीं खींचेगा, और खींचूंगा तो इसकी जो इलास्टिक क्षमता है उससे ज्यादा खींचूंगा तो टूट जाएगा, फिर वो नहीं जुड़ेगा, तो इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, है ना। तो यही है, अनुत्क्रमणीय होते हैं। मानव जनित जो एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स है वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी उनको मानव फिर से उनको जो है, यानी हम उनके द्वारा जो प्रदूषण हो गया उसके प्रभाव को कम नहीं कर सकते, है ना। तो ये हो गया अनुत्क्रमणीय। तो ये हो गया प्राकृतिक और मानव जनित। अवस्था के आधार पर ठोस होती है, ठोस कणिकीय, सॉलिड पार्टिकुलेट, तरल प्रदूषक लिक्विड, गैसीय प्रदूषक गैसियस। तो जो ठोस होते हैं जैसे धूल, डस्ट भी तो एक प्रदूषक है, डस्ट। एरोसॉल, ठीक है, एरोसॉल एक क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशन होता है, कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइडी विलयन होता है, एरोसॉल, उसका नाम ही एरोसॉल। एयर माने हवा, हवा में क्या है, हवा में अगर ठोस के कण, धूल के कण आ जाए, धुआं के कण आ जाए, हवा है, हवा यानी गैस है, गैस में या तो पानी, तरल पानी के कण आ जाए, या द्रव के कण आ जाए, या ठोस के कण आ जाए, उसको एरोसॉल बोला जाता है। तो धूल हो गया, एरोसॉल, ये सब ठोस होते हैं। पारा, Hg बोलते हैं इसको, है ना। सीसा, एस्बेस्टस, तो ये सब क्या है, ये ठोस होते हैं, तो ठोस कणिकीय पदार्थ। तरल में क्या होगा, अमोनिया, ये सब लिक्विड के रूप में पाए जाते हैं प्रदूषक। यूरिया, है ना, क्योंकि आप यूरिया खेतों में देते हैं उर्वरक के रूप में, फिर वो उसको जब पानी देते हैं खेतों में तो वो फिर बह के चला जाता है, तो वो तरल रूप में बदल जाता है। तेल रिसाव, समुद्र में आप ले जा रहे हैं जहाज, और जहाज में भर के ले जा रहे हैं, ठीक है, तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, जहाज से रिस गया, समुद्र की सतह पर वो फैल गया, तो उसको बोलते हैं तेल रिसाव, ऑयल स्लिक्स, ठीक है। तो ये सब द्रव के रूप में है, तरल रूप में है। गैसीय प्रदूषक में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिखा है वो, है ना, SO2, है ना, यहां पर जो लिखा है वो SO2, फिर लिखा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लिखा है NOx नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसको बोलते हैं, फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैस के रूप में होते हैं, ठीक है, तो गैस के रूप में होते हैं। इसके बाद बात करते हैं निस्तारण, डिस्पोजल, कि डिस्पोजल इसका कैसे होगा।
क्या ये वातावरण में पड़े रहेंगे या वातावरण से हट जाएंगे? तो पहला है जैव निम्नीकरण। जैव यानी जीव जंतुओं के द्वारा, निम्नीकरण का मतलब उसको तोड़ देना। बायोडिग्रेडेबल बायो के द्वारा, बायो यानी जो सूक्ष्म जीव हैं वो डिग्रेड कर देते हैं, इन चीजों को तोड़ देते हैं। दो चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया भी होगा पिछली क्लासों में कि दो चीजें होती हैं। एक होता है क्या, एक होता है जीवाणु, है ना, बैक्टीरिया, और एक होता है कवक। बैक्टीरिया और कवक फंगस, इनको बोलते हैं अपघटक, डीकंपोजर। तो यही तो है, किसी भी चीज की मृत्यु होती है तो एक अपघटक काम करते हैं, डीकंपोजर, उस पर जीवाणु और कवक उस पर अपने केमिकल्स को गिराते हैं। उस केमिकल्स को बोलते हैं एंजाइम। एंजाइम्स गिराते हैं और उस चीज को तोड़ देते हैं, ठीक है, एंजाइम्स के माध्यम से। तो यही है, जैसे घरेलू कचरा, आपके जो घर से कचरा निकलता है ना। अब घरेलू कचरा में ये नहीं कि प्लास्टिक नहीं होगा इसमें, क्योंकि प्लास्टिक को नहीं तोड़ पाते जीवाणु कवक। घरेलू कचरा में जैसे आपकी सब्जियों के छिलके हो गए तो घरेलू कचरा, मल मूत्र जो हो गया, है ना, सीवेज का जो है ना, सीवेज इसको बोलते हैं, मल मूत्र को सीवेज जो हो गया, तो सीवेज को जीवाणु कवक तोड़ देते हैं। तो वही लिखा है कि सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं, इन्हीं के द्वारा, जीवाणु और कवक के द्वारा ये तोड़ दिए जाते हैं। और जैव अनिम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये नहीं तोड़ पाएंगे जीवाणु कवक इनको, किनको, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को नहीं तोड़ पाते जीवाणु कवक। भारी धातुएं जो हो गई, जैसे आपने यहां पर देखा होगा, पारा, सीसा, एस्बेस्टस, इनको नहीं तोड़ पाते। रेडियो सक्रिय तत्व हो गए, है ना, रेडियो सक्रिय तत्वों के बारे में आपको आगे बताया जाएगा, क्योंकि आपको रेडियो धर्मी प्रदूषण भी पढ़ना है। रेडियो सक्रिय तत्व ऐसे तत्व जिनसे रेडियो यानी किरणें निकलती रहती हैं, वो भी प्रदूषण करते हैं। तो ये सब तोड़ नहीं पाते हैं जीवाणु और कवक, इसलिए इनको जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। डीडीटी, देखिए डीडीटी एक पेस्टिसाइड्स के रूप में उपयोग की जाती थी बहुत समय पहले, फिर इस पर बैन लगाया गया, बहुत सारे देशों ने, अधिकतर देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीडीटी जो है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसका नाम है डीडीटी का। तो ये क्या है, देखिए मैं इसको बताऊं ये हानिकारक क्यों हो गई थी, और भी ये चीजें हानिकारक क्यों हैं, क्योंकि एक घटना होती है जैव आवर्धन, ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन। तो प्रकृति में एक तो क्या है, ये टूटते नहीं है, तो प्रकृति में वातावरण में लंबे समय तक रहते हैं ये सब। बहुत प्लास्टिक कई हजारों सालों तक रहता है, तो सोचिए, तो ये तोड़ नहीं पाते जीवाणु कवक। तो ये जैविक आवर्धन भी करते हैं, मतलब जैविक आवर्धन को आपको यहां पर समझना पड़ेगा। जैव आवर्धन क्या है इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं जैविक आवर्धन की, इसको आप समझिए, ये बहुत जरूरी टॉपिक है, मैंने आपको बताया भी होगा। जैविक या जैव आवर्धन, जैविक आवर्धन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, जैविक को बायो आवर्धन का मतलब बढ़ जाना किसी चीज का, मैग्निफिकेशन, जैसे मैग्नीफाइंग लेंस होता है ना, मैग्निफिकेशन उसी से बना है। तो यहां पर बायो मैग्निफिकेशन है, जीव जंतुओं के अंदर जो हानिकारक केमिकल है वो बढ़ जाते हैं। तो कैसे, आपको मैंने खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, ठीक है, बताई होगी, पारिस्थितिकी की क्लास में मैंने खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया होगा आपको, जो फूड चेन होती है, ठीक है। तो जो फूड चेन है, खाद्य जो श्रृंखला है, इसमें क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक घास है, तो घास ने क्या किया, घास ने भोजन बनाया, कैसे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। घास है, पत्तियां उसमें हरी हैं, हरी पत्तियों ने क्या किया, पत्तियों ने कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ली, मिट्टी से जल लिया, खनिज लवण लिए, सूर्य के प्रकाश में पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से सूर्य का प्रकाश अवशोषित हुआ, उसमें मैग्नीशियम है क्योंकि क्लोरोफिल में, तो मैग्नीशियम ने क्लोरोफिल को, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब किया और बना दिया भोजन, जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। वो भोजन आके इकट्ठा हो गया घास में, जिसको बोलते हैं, उस भोजन को बायोमास, उस भोजन को बायोमास बोलते हैं। यही बायोमास अब जाएगा खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में, एक चेन के रूप में चलता है। घास, घास को कौन खाएगा, मान लीजिए घास को खाया, मान लीजिए टिड्डा ने, ठीक है,
जो ग्रास है उसको टिड्डा ग्रास थोपर खा गया। टिड्डा को खाया किसने? टिड्डा को मान लीजिए मेढक खा गया, फ्रॉग। मेढक को सांप खा गया और सांप को फिर लास्ट में बाज खा गई। ये खाद्य श्रृंखला होती है क्योंकि एक चेन के रूप में चल रहा। ठीक है, तो होता क्या है, अगर मान लीजिए जैसे बात हो रही थी डीडीटी के ऊपर, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं, डीडीटी हो गया, बीएचसी हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो गया, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो है ना, डिक्लोफेनेक हो गया, जो घास की जड़ों के माध्यम से घास में पहुंच जाएगा। मान लो घास में वो 1 ppm है, ppm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पर माने प्रति, मिलियन माने 10 लाख, हर 10 लाख कणों में से 1 कण उसका है, तो यहां पर वो टिड्डा में आगे जाने पर 10 ppm हो जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए वो 1000 ppm हो गया, यहां पर ठीक है लाख ppm हो गया। ठीक है, इसका मतलब आप कुछ समझ रहे होंगे कि जो हानिकारक केमिकल है उसकी मात्रा जैसे ही हम पोषक स्तर में बढ़ते जा रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल, ये प्राथमिक पोषक स्तर है ना, ये द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थ, पंचम, तो जैसे ही हम बढ़ते जा रहे हैं पोषक स्तर पे, तो जो हानिकारक डीडीटी है इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। इसी को बोलते हैं जैविक आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो ये सब जो है डीडीटी की वजह से हुआ, बीएचसी की वजह से हुआ, डिक्लोफेनेक की वजह से हुआ, क्योंकि इनको बैक्टीरिया और फंगस नष्ट नहीं कर पाते हैं। तो बात यही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे चलें, देखिए तो इसमें ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आशा करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, इसको मैं अब बात करते हैं हम सबसे पहले वायु प्रदूषण की। सबसे पहले वायु प्रदूषण की बात करते हैं, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन की। तो वायु क्या है? तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, मिक्सचर है, मिक्सचर। तो वायु क्या है? मिश्रण है, मिक्सचर है, बहुत सारी गैसें हैं इसमें। ठीक है, मिश्रण में मतलब होता है कि पता नहीं किस अनुपात में है। तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें 78% वायु में नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.93 आर्गन होती है, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब ये इतने रहे तो ठीक है, लेकिन अब हमारे ऐसे काम है एंथ्रोपोजेनिक, ऐसे रीजन है एंथ्रोपोजेनिक, मानव के द्वारा जो काम किए जाते हैं, कि अब वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है यहाँ पर परसेंटेज में। होना ये चाहिए, क्योंकि प्रकृति यही चाहती है, प्रकृति इसको फिक्स रखती है, हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो वही है कि जब प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि गुणवत्ता में ह्रास हो, जो हवा की क्वालिटी है उसमें क्या हो, ह्रास हो जाए, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी जो वायु में जितनी भी चीजें हैं, इनमें अगर नकारात्मक परिवर्तन आया तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, तो देख लीजिए 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक प्रदूषक प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, और एक होते हैं द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सिंपल समझना है, ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों, तो प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी, जंगल की आग, अथवा मानवीय क्रियाकलाप, है ना, एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज हैं, उनके द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं। सिंपल सा मतलब है कि जो वायु में सीधे यहां से नीचे हमारी जो गतिविधियां हैं, नीचे जो गतिविधियां चल रही हैं धरती पर मनुष्य की, उनके द्वारा जो गैसेज निकलकर वायुमंडल में जा रही हैं और प्रदूषण कर रही हैं, वो है प्राथमिक प्रदूषक। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कहां से निकला? ज्वालामुखी से भी निकला, है ना। जो वाहन चलते हैं उनमें गैसेस, है ना, वाहन चलते हैं उनसे भी निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बहुत सारी चीजें हैं, कई अलग अलग जगह से निकलता है।
जो फैक्ट्रीज हैं, उद्योग धंधे हैं, उनसे भी निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की ऑक्साइड जिनको NOx बोलते हैं हम, बहुत सारे होते हैं इसलिए X लगा दिया जाता है, पता नहीं इसमें 2 भी जुड़ सकता है, 3 भी जुड़ सकता है, 1 भी जुड़ सकता है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड कहां से निकलते हैं? ज्वालामुखी से निकलते हैं, है ना, वाहनों से निकलते हैं, उद्योग धंधों से निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलते हैं? जीवाश्म ईंधन जो हमने बताया था, फॉसिल फ्यूल, है ना, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि इस संसार में जितनी भी जिंदा चीजें हैं सब में कार्बन पाया जाता है। तो जीवाश्म यानी जब चीजें, जीवों के अस्म, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं इसको, जब जीव जंतु खत्म हुए लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, है ना, तो वो मिट्टी के नीचे पेड़ पौधे दब गए, तो उनसे क्या बना? कोयला बन गया। पेड़ पौधों से लाखों साल तक वो मिट्टी में दबे रहे तो कोयला बन गया। जो समुद्र की मछलियां थी वो अगर दबी रही लाखों साल, करोड़ों साल, वो दबी रही तो पेट्रोलियम बन गया। तो इन्हीं को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, गैसेस बन गई वो। तो जीवाश्म ईंधन यानी वो जीवों की अस्म है। अस्म माने जीवों की जो है हड्डियां या उनके जो अंश है। तो जीवाश्म ईंधन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से, LPG से, कुछ भी हो। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है किसी चीज को अपूर्ण दहन कराएं। कणिकाएं, पार्टिकुलेट मैटर इसको बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर इसको बोलते हैं कणिकाएं। ठीक है, आपने सुना होगा PM 2.5, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कण होते हैं PM 2.5, PM 10, ये कण होते हैं। इनका जो कण है वो 10 माइक्रोन के बराबर है, इनका जो आकार है वो 2.5 माइक्रोन के बराबर है। तो ये बहुत छोटे होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं, ये सीधे जाकर हमारे फेफड़ों में जम जाते हैं और फेफड़ों के रोग कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, खून के माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं PM 2.5, क्योंकि वो बहुत ही बारीक चीज हो गई। तो PM यानी पार्टिकुलेट मैटर या निलंबित कण भी इनको बोलते हैं, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया। इसके बाद DDT, जो DDT है, DDT के बारे में अगर आपको हम बताएं, इसको छोड़ दीजिए। जो DDT है वो भी क्या है? DDT भी क्या है? एक प्रकार से प्राथमिक प्रदूषक है, क्योंकि DDT जो है वो हमारी क्रियाकलापों से निकलती है। हम उसको कीटनाशक की तरह यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज करते हैं। फिर वो DDT जाके मिट्टी में घुल जाती है और मिट्टी के माध्यम से फिर वो चली जाती है कहां पर? खाद्य श्रृंखला में। और खाद्य श्रृंखला में जाते ही वो क्या कर देती है? खाद्य श्रृंखला में जाते ही वो जैविक आवर्धन, उसकी मात्रा लगातार हर पोषक स्तर पर बढ़ती जाती है। तो ये DDT का सीन रहा। तो ये है DDT। इसके बाद प्लास्टिक, ये सब प्राथमिक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक क्या है? ये प्राथमिक प्रदूषकों की अंतःक्रिया। अब देखो, वातावरण में चले गए, वायु में ये सब चीजें छोड़ दी गई, ऊपर चली गई हवा में। अब ये आपस में क्रिया करके अगर कुछ बनाते हैं, उनको मनुष्य ने नहीं छोड़ा, मनुष्य ने जिनको छोड़ दिया या प्रकृति ने जिनको छोड़ दिया हवा में, वो प्राथमिक है। अब ये जाके हवा में कुछ भी, अब ये आपस में लड़े झगड़े तो वो बनाएंगे द्वितीय प्रदूषक। मतलब ये प्राथमिक प्रदूषकों की अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, मतलब ये आपस में अब कुछ बनाएंगे नया मिलकर हवा में, वो हमने नहीं छोड़ा। या सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण, सूर्य क्या है? सूर्य से जो प्रकाश आता है वो किस रूप में आता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR के रूप में आता है। ये प्रभाव से निर्मित होते हैं, यानी जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, सूर्य से किरणें आती हैं, सूर्य की से किरणें आई, या देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये आपस में कोई किसी से क्रिया कर ले तो वो द्वितीयक प्रदूषक बन जाएंगे, या ये हो सकता है कि इनमें से जो चीजें हैं उन पर सूर्य का प्रकाश पड़े और सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद सूर्य का प्रकाश इन चीजों को तोड़ दे, कुछ नई चीज बन जाए, तो ये होता है द्वितीयक प्रदूषक। सिंपल। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, यहां पर क्या है?
सल्फ्यूरिक अम्ल। तो द्वितीयक प्रदूषक है, क्यों है? क्योंकि हमने सल्फ्यूरिक अम्ल वातावरण में नहीं छोड़ा, हमने छोड़ा है सल्फर डाइऑक्साइड। और वातावरण में H2O, वातावरण में जल था, नमी थी, वातावरण में जल था, तो वातावरण में जलवाष्प था गैस के रूप में, गैस के रूप में है, तो गैस के रूप में पहले से जलवाष्प है वातावरण में, सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ दिया तो बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या हुआ, ये हमने थोड़ी छोड़ा, ये तो वहीं पर इंटरेक्शन हुआ, अंतर क्रिया हुई, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और जलवाष्प से। ओजोन, ओजोन हम कभी नहीं छोड़ते, ओजोन जो है वो बन जाती है, ठीक है। ओजोन कैसे बनती है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो है ना, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का द्वितीयक उत्पाद है, मतलब NO2 से बना है। क्योंकि हम छोड़ते क्या है, मतलब हमारी गतिविधियों के दौरान नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़े जाते हैं, जिसमें NO2 भी है, NO2, तो उससे बनता है ओजोन। कैसे? NO2 जो है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ा ये टूट जाता है NO में और O में, यही तो है N 2O, तो N और 2O, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड था तो अब टूट गया, ये हमने नहीं तोड़ा, ये सूर्य के प्रकाश ने तोड़ा, तो द्वितीयक प्रदूषक कहलाएगा ये, क्योंकि ये बन रहा। अब जो ये एक ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं नेकेड ऑक्सीजन, एकाकी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, वायुमंडल में पहले से ऑक्सीजन का अणु तो है ही, मॉलिक्यूल तो है ही, ऑक्सीजन O2 के रूप में पाई जाती है, हम इसी को श्वास के रूप में लेते हैं। अब ये जो नेकेड ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और बना देगा ओजोन। तो ये हमने थोड़ी बनाया, ये बनाया सूर्य की विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव से, जो यहां पर छोड़े गए प्राथमिक प्रदूषक थे उनसे बना है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। पैन, PAN, उसको बोलते हैं परऑक्सी, P से परऑक्सी, A से एसिटिल और N से नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। ये पैन है, ये भी बनता है। ये कैसे बनता है मैं आपको बता दूं, देखिए इसका सूत्र आपको मैं बताऊं, अगर आपको सिरका का सूत्र पता है, CH3COOH, ये सिरका होता है, विनेगर, सिरका है ना, ये अम्ल होता है, एक प्रकार से दुर्बल अम्ल होता है, कमजोर अम्ल। इसका H गायब कर दो, H गायब करके यहां पर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लगा दो, तो ये सब क्रिया कहां पर हो रही है, ये हमने नहीं किया, ये वातावरण में ऊपर जाके इंटरेक्शंस हो रही है ना गैसेस की, तो ये बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैन। तो ये पैन भी बना, ठीक है, पैन भी बना। और जो पैन है वो, उसमें भी NO2 की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए आप, NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, क्या है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है। इसके बाद धूम कोहरा, स्मोक बोलते हैं जिसको हम, क्या बोलते हैं, स्मॉग। स्मोक जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्मोक, ठीक है, धुआं और कोहरे का मिश्रण। स्मोक दो शब्दों से बना है, स्मोक से, स्मोक में SM से स्मोक बन जाएगा, और OG फॉग से बना है, फॉग। तो धुएं, धुएं यानी स्मोक, और कोहरा यानी फॉग। तो धुआं और फॉग जब मिला, फॉग और स्मोक जब मिला तो बन गया स्मॉग, ठीक है, इसका मिश्रण है, ठीक। ये बताया गया है कि फैक्ट्रियों से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है, क्योंकि ये फैक्ट्रियों से निकला, बट जब इसमें जल की क्रिया हुई तो ये एसिड रेन, सल्फ्यूरिक अम्ल बना। क्या बना, सल्फ्यूरिक अम्ल बना, और अम्ल के रूप में धरती पर टपक गया, इसको बोलते हैं एसिड रेन, अम्ल वर्षा, इसी को बोलते हैं अम्ल वर्षा। अगर यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता तो क्या बन जाता, नाइट्रिक अम्ल बन जाता, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो अम्ल वर्षा में क्या क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड होता तो कार्बोनिक अम्ल बन जाता, H2CO3, ये कार्बोनिक अम्ल है। ये सब अम्ल वर्षा में पाए जाते हैं। तो ये सेकेंडरी प्रदूषक है। क्या है, सेकेंडरी, क्योंकि वातावरण में जाके इंटरेक्शन से बन रहे हैं। आगे चलते हैं, प्रमुख वायु प्रदूषक, मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स को अब देख लेते हैं हम, जो है। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर एक प्रदूषक है। ये कहां से आता है, उत्पादन का स्रोत, सोर्स क्या है, इसका प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ता है, और नियंत्रण कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए।
तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन मोनो यानी एक ऑक्साइड, जीवाश्म ईंधनों का अपूर्ण दहन। मैंने बताया है आपको, जो जीवाश्म ईंधन है पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल जो है, या जो आपका प्राकृतिक गैस है, ये सब जीवाश्म ईंधन है। इनका अगर अपूर्ण दहन होगा, पूर्ण दहन में ऑक्सीजन से क्रिया होती है, अपूर्ण दहन में O से क्रिया होती है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। वाहनों के धुआं में भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों के धुआं से भी, क्योंकि इंजन जो है वो कभी कभी उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, अपूर्ण दहन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। सिगरेट के धुआं में भी, तो सिगरेट का जो धुआं है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, क्योंकि वहां पर भी अपूर्ण दहन होता है। और इसकी विशेषता है कि ये रंगहीन होती है और गंधहीन होती है। रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता, मतलब सफेद रंग होता, और गंधहीन, इसकी कोई गंध भी नहीं होती है, स्मेल भी नहीं होती है। तो आपने सुना होगा कि जो सर्दियों के मौसम में लोगों ने क्या किया, कमरे को बंद कर लिया, कमरे को बंद करके अंगीठी जला ली। अंगीठी जलाई तो अब आप समझिए क्या हुआ, लोगों ने खिड़की भी बंद की, दरवाजे भी बंद किए, और सुबह जब पता चला तो मोहल्ले वालों को पता चला कि पूरा परिवार का परिवार खत्म हो चुका। वो इसी कारण से हुआ, क्यों, अब आप समझ रहे होंगे। एक तो कमरा पूरी तरह से बंद है, अंगीठी आप जला रहे हैं, कोयला, ऑक्सीजन तो बाहर से आ नहीं पा रही है, तो जितनी ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई। फिर जो कोयला में कार्बन है उसका कैसा दहन होगा, अपूर्ण दहन, और अपूर्ण दहन के साथ फिर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनती है तो वो बहुत ही खतरनाक गैस होती है। उसका कोई गंध भी नहीं होता है कि हम गंध आए हमें हम जग जाएं, उसकी गंध भी नहीं होती। और वो फिर हम जैसे ही सांस लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे फेफड़ों के माध्यम से खून में चला जाता है, और खून में जैसे ही जाता है, खून के साथ वो क्रिया, खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन से वो क्रिया कर लेता है, तो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही बनाता है तो पूरा जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रुधिर परिवहन प्रणाली है, वो ध्वस्त हो जाती है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। यही है हीमोग्लोबिन से जुड़कर हमारा हमारे खून में हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन वहन क्षमता कम करती है, तो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर दी, क्योंकि अभी खुद जुड़ गया हीमोग्लोबिन से, और क्या बना दिया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि कार्ब ऑक्सी, ठीक है। वैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना चाहिए ऑक्सीजन से जुड़कर, लेकिन अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 300 गुना कम कर देती है। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में 300 गुना ज्यादा तेजी से क्रिया करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। सांस लेने में समस्या हो जाती है और मृत्यु हो जाती है, बच्चों में कम वजन। ये सब नियंत्रण कैसे करें, सिगरेट, अब सिगरेट में है, सिगरेट के धुआं में, तो सिगरेट तंबाकू का प्रतिबंध करें। वाहनों में फिल्टर लगाएं, क्योंकि वाहनों में भी अपूर्ण दहन हो रहा है, तो उसमें भी फिल्टर लगाएं आप, ताकि वो अपूर्ण दहन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, कैटालिटिक कन्वर्टर जिसको बोलते हैं, उससे वो वहीं पर रुक जाए, ठीक है, और पूर्ण दहन हो। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के दहन से, मैंने बताया है आपको, घरेलू और औद्योगिक, ठीक है, कामों से, घर के कामों से भी, आप लकड़ी जला रहे हैं, आप उपले जला रहे हैं, तो उससे भी निकलेगा। उद्योगों में तो निकलते ही है, बिजली बन रही है आपकी कोयला से, परिवहन वाहन चल रहे हैं तो उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, क्योंकि पूर्ण दहन हो रहा है इंजनों में। तो ये लेकिन जिम्मेवार किसके लिए है, वैश्विक तापन वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जिम्मेवार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। इस बात को आप समझ लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक, विश्व का तापन वृद्धि, विश्व का ताप बढ़ रहा है, पूरी धरती गर्म हो रही है, धरती का ताप बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, इसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, इसी को बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बता देता हूं आपको, ताकि आप चीजों को आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो हमारा जो यहां पर टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है जलवायु परिवर्तन करती है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जलवायु परिवर्तन
क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इसको कई नामों से आप जान सकते हैं, जैसे इसी को आप कहेंगे हरित गृह प्रभाव। ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है, हरित माने हरा ग्रीन, गृह माने घर यानी हाउस, प्रभाव यानी इफेक्ट, तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को बोलते हैं वैश्विक ऊष्मायन। विश्व ऊष्मा के रूप में बढ़ रहा है, विश्व को ऊष्मा मिल रही है, विश्व गर्म हो रहा है। वैश्विक ऊष्मायन या तापायन या वैश्विक ताप वृद्धि, कुछ भी बोल लीजिए, विश्व का ताप बढ़ रहा है। इंग्लिश में एक ही शब्द है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये तीनों चीजें एक ही हैं, इनको मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, इनको आप समझ लीजिए। देखिए क्या है, ये हमारी क्या है, धरती। ठीक, धरती जो है इसके चारों तरफ क्या है, वायु का घेरा है, आपको पता होगा, ये वायु का घेरा है चारों तरफ। इसको बोलते हैं वायुमंडल, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इत्यादि गैसें हैं, आर्गन। तो होता क्या है कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं, जैसे मैं कुछ का नाम बताता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, H2O जल वाष्प, लेकिन वो गैस के रूप में है ना, जल वाष्प तो वाष्प ही है ना, गैस के रूप में जल वाष्प। ठीक है, ओजोन, ये जो से द्वितीयक प्रदूषक है, ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसें क्या करती हैं, ये प्राकृतिक रूप से भी निकल सकती हैं धरती से, और मानवजनक एंथ्रोपोजेनिक तो है ही, मानवजनक तो होती ही है, ये सब मानव निकाल रहा है अपने गतिविधियों के माध्यम से। ये गैसें क्या करती हैं, ये गैसें तो हल्की होती हैं, तो ऊपर उठती है, कोई भी चीज हल्की हो तो वह ऊपर उठेगी, तो ये ऐसे वायुमंडल से ऊपर उठकर जाती हैं और कुछ ऊंचाई पर जाकर एक घेरा बना लेती हैं, ऐसा। तो घेरा बना लिया इन्होंने, इन सब गैसों का ये घेरा है। अब ये घेरा ऐसा है कि यहां पर सूर्य है, ये सूर्य चमक रहा है, सन, सूर्य से किरणें आई, सूर्य से जो किरणें आती हैं बहुत तेजी से आती हैं, बहुत उनकी जो आवृत्ति है वो बहुत ज्यादा होती है, तो वो इसको तोड़ देती हैं और धरती पे आ जाती हैं। देखिए बहुत तेज आती हैं, आवृत्ति इनकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आवृत्ति का मतलब बार बार रिपीटेशन ज्यादा है इनकी। तरंग की लंबाई कम है, जो तरंग की लंबाई को बोलते हैं वेव लेंथ, वेव यानी तरंग की, लेंथ यानी लंबाई, तरंग दैर्घ्य या तरंग दैर्घ्य। तो इनकी जो तरंग की लंबाई है वो कम है और आवृत्ति ज्यादा है, तो ए इसको पार कर जाती हैं, इसको जो घेरा है इसको पार कर जाते हैं। बट जैसे ही देखिए, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, SWR, शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग विकिरण। लघु तरंग विकिरण, लघु तरंग विकिरण क्यों, क्योंकि इनकी जो लंबाई है, तरंग की लंबाई वो छोटी है, कम है, लघु तरंग, तो इनकी लंबाई कम है, लघु तरंग विकिरण बोलते हैं। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में यहां पर ऊर्जा आई धरती पर। अब वो धरती से टकराई, धरती से जब टकराएगी फिर क्या होगा, यहां से फिर धरती को गर्म करेगी, फिर धरती को गर्म करने के बाद ये एनर्जी जो है फिर से एनर्जी बदलेगी और अब इसकी जो है लंबाई बढ़ जाएगी तरंग की। देखिए तरंग की लंबाई, तरंग दैर्घ्य बढ़ गया और आवृत्ति इसकी घट गई और ये फंस गई इसी घेरे में, क्योंकि ये बहुत लंबाई से चल रही थी, इसको पकड़ लिया गया। ये बहुत जल्दी चल रही थी तो इसको नहीं पकड़ पाया, इसको पकड़ लिया गया। तो इन गैसों ने इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, क्योंकि इसकी लंबाई अब ज्यादा है, तरंग की लंबाई, और इसी को बोलते हैं पार्थिव विकिरण। पार्थिव माने पृथ्वी से संबंधित विकिरण, जो पृथ्वी से निकली है उसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। तो इस पार्थिव विकिरण को, जिसको लॉन्ग वेव रेडिएशन भी बोल रहे हैं, इसको ट्रैप कर लिया, इसको सोख लिया इस घेरा ने। जब सोख लिया और सोख कर क्या किया, वापस फिर से धरती की तरफ लौटा दिया, तो धरती का तापमान इससे बढ़ गया। इसी को बोलते हैं
वैश्विक ऊष्मायन, तापायन या ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, यही सब है। हरित गृह प्रभाव क्यों? देखिए, आपको पता है कि धरती पर जो हमारे ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उन ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश जो है वो 6 महीने तक मतलब तिरछा ही पड़ता है। वहां पर 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रात होती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी ऐसी है ना, झुकी हुई है। तो मान लीजिए यहां पर सूर्य है, तो सूर्य से जब प्रकाश आएगा तो यहां पर ए मान लीजिए नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल। तो आपको पता है कि देखिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो ए साउथ पोल पर 6 महीने के दिन होगा, और यहां पर देखिए ये झुका है तो ये 6 महीने का क्या होगी यहाँ पर रात। लेकिन जब दिन भी होगा तब भी क्या होता है कि तिरछी किरणें पड़ती हैं यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं। बहुत ठंडक होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में क्योंकि तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो यहां पर अगर खेती कोई करना चाहे इन क्षेत्रों में तो कैसे करेगा वो? तो वो क्या करता, खेती करने के लिए पेड़ लगाएगा, ऐसे पेड़ लगाएगा, क्योंकि यहां पर उसको चाहिए ऊष्मा ज्यादा, क्योंकि यहां पर तो गर्मी कम है ना, सूर्य की तिरछी किरणें पड़ रही हैं। तो वो क्या करता है, इन पेड़ पौधों के ऊपर एक कांच का डब्बा रख देता ऐसा। तो इससे क्या होता, कांच के डब्बे से वही होता कि सूर्य की जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है वो इसके अंदर आ जाती और प्रकाश आ जाता है तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, भोजन बन जाएगा। लेकिन जब ये लौटेंगे तो इसको रोक लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे बड़े रूप में जाएंगे दीर्घ तरंग विकिरण में, तो कांच इसको बाहर नहीं जाने देगा, तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी, तो गर्मी यहीं बनी रहेगी। तो इससे पेड़ पौधों का क्या होगा, विकास। इसलिए कहा गया हरित ग्रह प्रभाव कि जो घर है उसमें हरे पेड़ पौधे लगे हैं, हरित ग्रह प्रभाव कहा गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा गया। यही बात है। तो आप हरित ग्रह प्रभाव कह लें, वैश्विक ऊष्मायन, तापायन, ताप वृद्धि, जलवायु परिवर्तन कह लें, बात एक ही है। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यही मैं समझा रहा था आप लोगों को। तो ये है वैश्विक ताप वृद्धि या जलवायु परिवर्तन। इसमें देखिए आपको बताया गया है कि पहले पूर्व में 280 ppm था, पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं। जैसे मान लीजिए हवा के मैंने 1 मिलियन यानी 10 लाख टुकड़े लिए, मिलियन का मतलब तो 10 लाख होता है ना, तो मैंने 10 लाख टुकड़े लिए, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पूर्व पहले कितना था, 280 टुकड़े, यानी 10 लाख टुकड़ों में से 280 टुकड़े मिलते थे। ये 1750 की बात है जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी। ये 1750 की बात है। औद्योगिक क्रांति जब स्टार्ट हुई थी तब उस समय 280 ppm था कार्बन डाइऑक्साइड। वर्तमान में ये कितना पहुंच चुका है, 400 ppm। नहीं, अब 10 लाख टुकड़ों में से हवा के आपको 400 टुकड़े किसके मिल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, बढ़ रही है तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन। यह ग्रीन हाउस प्रभाव करता है, मैंने बताया। मानव पर सीधा स्वास्थ्य प्रभाव हालांकि इसका कुछ नहीं होता है, बट ग्रीन हाउस इफेक्ट तो डालता ही है। ठीक है, नियंत्रण कैसे करें, आप पेड़ लगाइए, वन रोपण कीजिए। पेड़ लगाने से क्या होगा, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो बढ़ क्या रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ज्यादा पेड़ लगाएंगे, पेड़ ज्यादा लगाएंगे, उस वजह से क्या होगा, ज्यादा पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोख लेंगे और ऑक्सीजन में बदल देंगे। यही तो होता है प्रकाश संश्लेषण में। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन और भोजन। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करें, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय स्रोत है। हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग ना करें। जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, इनका उपयोग ना करें क्योंकि ये अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल है। नवीकरणीय का मतलब होता है कि आप उसको कितना भी खर्च कर लें वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी कभी खत्म होगी नहीं, क्योंकि जब तक सूर्य है तब तक पता है हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती रहेगी, तो हम सोलर प्लेट से हम बिजली का यूज करें। तो नवीकरणीय स्रोत यही है। पवन ऊर्जा, हवा से हम बिजली बनाएं पवन चक्की के माध्यम से, क्योंकि ये हवा है जो सूर्य है जो
जो नाभिकीय ऊर्जा है, कभी नाभिक खत्म नहीं होंगे, तो नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा है ना, पृथ्वी के अंदर भू यानी धरती के अंदर जो ताप है उससे आप ऊर्जा, तो ये नवीकरणीय है, ये कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन जो जीवाश्म ईंधन है वो तो फिक्स है, वो तो लाखों सालों में करोड़ों सालों में बने हैं, आप उसको निकाल निकाल के उसको खर्च कर रहे हैं तो वो खत्म ही हो जाएंगे, इसलिए उनको बोला गया अनवीकरणीय। तो आप रिन्यूएबल नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करें, ठीक है। इसके बाद है मीथेन, CH4 इसका सूत्र होता है। देखिए मीथेन जो है इसी को प्राकृतिक गैस कहते हैं, नेचुरल गैस, आप इसको समझ लें, इसी को नेचुरल गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस। कई नाम है इसके, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो आपने सुना होगा CNG, आजकल के जो ऑटो वाहन है वो किससे चल रहे हैं, CNG, वही तो है। एन माने नेचुरल गैस, यानी इसमें मीथेन होगी, बस उसको कंप्रेस कर दिया, सी माने कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड यानी जो मीथेन है उसको हमने बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के कंप्रेस कर दिया और एक डब्बे में भर दिया, तो उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें मीथेन, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस भी कहते हैं इसको। कभी भी कोई भी चीज अगर सड़ती है, इस बात को आप ध्यान रखें, सड़ने का मतलब होता है अपघटन, और अपघटन कौन करता है, जीवाणु और कवक। जीवाणु कवक जब भी अपघटन करते हैं तो वो मीथेन गैस को जरूर निकालते हैं, उससे मीथेन गैस, कोई भी चीज सड़ेगी तो मीथेन गैस निकलेगी ही निकलेगी, है ना, इस बात को आप ध्यान रखें। तो कहां से निकलेगी, वेटलैंड से, आर्द्र भूमियां जो है, आर्द्र भूमि यानी दलदल, जो दलदल होता है ना, जहां पर जमीन भी है और पानी भी है, दलदल है, वहां पर हम जाएंगे तो हमारे पैर धंस जाएंगे। तो जो आर्द्र भूमियां हैं भारत में, जो है आर्द्र भूमियां कितनी हो चुकी हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, 95 है या 96 है, कितनी हो चुकी हैं, यूपी में कितनी है। धान के खेत में वही तो हो रहा है, चीजें सड़ रही हैं। धान के खेत में क्या है, चीजें सड़ ही तो रही हैं, वहां पर जो चीजें हैं, खरपतवार है वो गिर गया, वो भी सड़ रहा है। तो धान के खेत से जुगाली करने वाले पशु, जो पशु होते हैं ना, वो चीजों को चबाते रहते हैं मुहिम में, उसको बोलते हैं जुगाली करना, तो वहां से भी वो चीजें सड़ रही हैं लगातार, तो वहां से भी मीथेन। दीमक है ना, जो दीमक होता है उससे भी, दीमक क्योंकि चीजों को सड़ा रहा होता है, उससे भी जैविक दहन, जैविक दहन का मतलब जैविक तरीके से दहन हो रहा है, किसी चीज का अपघटन हो रहा है, तो वहां से भी मीथेन निकलेगी, ठीक है। ये मीथेन भी क्या करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान, मैंने मीथेन का भी नाम लिया था, पहले नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पर मीथेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी नाम लिया था, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, कार्बन भी है, CFCs। कहां से निकलते हैं, एरोसोल, एरोसोल से निकलते हैं। एरोसोल मैंने बताया था एक कोलाइडी विलयन होता है। एयर माने हवा में अगर आप छोटे छोटे कण जो आपको दिखे नहीं, छोटे छोटे ठोस कण, जैसे धूल के कण या कोयले की काल्ख के कण अगर हवा में मिला दें तो वो एरोसोल बन जाएगा, या पानी की छोटी छोटी इतनी छोटी बूंदें जो दिखे नहीं वो मिला दें तो एरोसोल बन जाएगा। तो एरोसोल जो होते हैं आपने देखा होगा, जैसे आपने कोई स्प्रे लिया तो स्प्रे वो क्या है, एक एरोसोल का उदाहरण है, ठीक है। जैसे नीजल स्प्रे है ना, नाक में डालने वाला स्प्रे। रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होते हैं उनसे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। सॉल्वेंट जो विलायक होते हैं, बहुत सारे विलायक, विलायक का मतलब घोलने वाली चीजें, जो विलायक का काम करें, दूसरे केमिकल्स को घोलें अपने आप में, तो उनसे भी निकलते हैं। फोम, जो फोम होते हैं, गद्दे होते हैं, उनसे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। तो इनमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन पाया जाता है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस तो करते ही, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो दर्शाते हैं, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको आप अब समझ लीजिए, इसको अब आप समझिए। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपको चीजें समझ में आए, आप चीजों को रटे नहीं, ठीक है। तो वो प्राथमिकता है हमारी। अब देखिए, अब बात हो रही है ओजोन परत की। तो ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत का क्षरण, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ हवा का घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं।
अगर पृथ्वी से आप 50-35 से, है ना, 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको एक परत मिलेगी ऐसी एक गैस की, ठीक है, सही नहीं बनाए, तो ऐसी एक आपको परत मिल जाएगी। ये जो परत है, यहां पर जो घटनाएं हो रही हैं वो सब, यहां पर पहला मंडल होता है क्षोभ मंडल, जो जिस पर हम हैं, जिस पर हम खड़े हैं वो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर। फिर दूसरा मंडल 20 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। तो समताप मंडल में यही घेरा है, किस गैस का घेरा है? ओजोन का। देखिए ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है, लेकिन ओजोन यहां पर पाई जाती है। ओजोन अगर धरती पर है, क्षोभ मंडल में है, तो वो प्रदूषक है, लेकिन अगर वो समताप मंडल में है तो वो जीवन रक्षक है ओजोन। तो ये ओजोन की परत है, ये क्या करती है? सूर्य से कुछ किरणें आ रही हैं, उनका नाम है यूवी, यूवी किरणें, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा माने परा, वायलेट माने बैगनी। अल्ट्रा वायलेट किरणें जैसे ही आती हैं उनको रोक लेता है कौन? ओजोन परत। ओजोन परत कहां पर है? समताप मंडल में, तो इसको धरती पे नहीं आने देता। अगर अल्ट्रा वायलेट किरणें धरती पे आ जाए तो कैंसर हो जाएगा, जैसे आपको स्किन कैंसर हो सकता है ना, डीएनए में परिवर्तन भी हो सकता है, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है, उत्परिवर्तन। तो बहुत ही जीवन रक्षक है। लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या करता है? वो हानिकारक केमिकल है, वो आता है धरती से और इसको फोड़ देता है, इसको तोड़ देता है, इस परत को, ओजोन परत को। तो यहाँ पर छिद्र हो जाते हैं, जिसको ओजोन होल कहा जाता है। तो फिर अगर छिद्र हो गया तो फिर यहां से तो आ ही जाएगी अल्ट्रावायलेट किरणें, है ना। तो ये नुकसानदायक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो यहां पर आप देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? ओजोन परत को नुकसान, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो चर्म रोग होगा, कैंसर होगा, है ना, और जीन में परिवर्तन भी हो सकता है। नियंत्रण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में, मैंने बताया है। 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सभी देशों की बैठक हुई, चिंता जाहिर की गई कि ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। 1985 में, इसके पहले 1985 में ब्रिटिश टीम थी, साइंटिस्टों की, वैज्ञानिकों की, अंग्रेजों की एक टीम थी। उन्होंने अंटार्कटिका, जो साउथ पोल है ना, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका, उसके ऊपर ओजोन होल देखा कि ओजोन परत पतली हो रही है वहां पर सीएफसी के कारण। तो 1985 में ही वियना कन्वेंशन हुआ, वियना समझौता। तो वियना समझौता भी हुआ, ये भी ओजोन परत को बचाने के लिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण हुआ 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और कहा गया कि जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स हैं उन पर रोक लगाई जाए, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऊर्जा सक्षम उपकरण अपनाए जाए, ठीक है। तो ये बात रही। आगे है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तापीय ऊर्जा संयंत्र, थर्मल एनर्जी जो स्टेशन होते हैं, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं जिनको हम, जहां पर कोयला से बिजली बनाई जाती है, तो वहां से क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि कोयला में भी सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड। तेल शोधन कारखाने, जो रिफाइनरीज हैं, जैसे मथुरा रिफाइनरीज, तो उससे क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि वहां पर रिफाइनरीज में क्या होता है? जो क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम होता है, जो कच्चा तेल होता है, उससे पेट्रोल अलग निकाला जाता है, डीजल अलग निकाला जाता है, प्राकृतिक गैस अलग निकाली जाती है, केरोसिन अलग निकाला जाता है। अलग अलग उसकी विधि होती है। वो भंजक आसवन होता है ना, प्रभाजी आसवन उसको बोलते हैं, विधि से निकाला जाता है। तभी आपने सुना होगा कि ये सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया कर लेता है और सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में बरस पड़ता है। कहां पर? ताजमहल के ऊपर, क्योंकि मथुरा के बगल में आगरा है, तो अम्ल वर्षा से नुकसान हो रहा है ताजमहल को। जीवाश्म ईंधन, कोयला का जलना, कोयला के जलने से भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो जल के साथ मिलकर क्या करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, अम्ल वर्षा होती है, जिससे भवनों का संक्षारण होता है। संक्षारण, नुकसान पहुंचता है। संक्षारण का मतलब एक प्रकार से नुकसान पहुंचना, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड धूम कोहरे का निर्माण भी करती है, ठीक है। धूम कोहरे का मतलब आपने सुना होगा दिल्ली में, है ना, जो फोटो केमिकल स्मॉग है, धूम कोहरा है, उसका भी निर्माण करती है। कंट्रोल कैसे करें इसको? तो कम सल्फर युक्त ईंधन
मतलब ऐसा ईंधन जिसमें सल्फर कम हो उसको यूज करें, स्क्रबर से यूज करें, ठीक है, जो सल्फर को, जो सल्फर डाइऑक्साइड को अलग कर देता हो, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वही परिवहन वाहनों से निकलेगा, ईंधन के जलाने से, उद्योगों से। फेफड़ों में जलन होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर चला जाए, ओजोन परत के लिए उत्तरदायी, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन परत के लिए उत्तरदायी। ओजोन परत के लिए उत्तरदायी का मतलब होता है ओजोन परत का निर्माण भी होता है इससे, वहां पर कुछ क्रियाएं चलती हैं समताप मंडल में, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ओजोन बनाने में, ठीक है। पेन का निर्माण, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण भी किससे होता है, बताया था मैंने, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, ठीक है, यही तो बताया था। NO2 मैंने लगा दिया था, एसिटिक अम्ल से H हटाया था, CH3COOH, उसमें से H हटा के ये लगा दिया था, तो पेन का निर्माण भी हो रहा है, तो पेन द्वितीयक प्रदूषक है। नियंत्रण कैसे करें, ऑटोमोबाइल का बेहतर प्रयोग करें, हम जो वाहन है उनका बेहतर उपयोग करें, सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें, और ऑटोमोबाइल्स में ध्यान रखें कि जो ईंधन है मतलब जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम कर दें, बंद कर दें, ठीक है। सीसा, लेड, ये ठोस प्रदूषक है। लेड युक्त पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल में लेड पाया जाता है, आपको पता ही होगा। पेंट में भी लेड पाया जाता है, बैटरियां जो होती हैं उसमें भी लेड होता है। इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तंत्रिका तंत्र, जो आपका नर्वस सिस्टम है, पूरा बॉडी का नर्वस सिस्टम जो होता है, ब्रेन और आपकी जो नर्व्स तंत्रिकाएं, उनको नुकसान होता है, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, कैंसर भी हो सकता है आपको सीसा से, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे और भी देखिए, VOC है ना, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ, वोलाटाइल कार्बनिक पदार्थ, वोलाटाइल ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ, VOC, तो वाहनों से निकलते हैं, मतलब कार्बन के पदार्थ हैं लेकिन वो वाष्प के रूप में बदल जाते हैं, भाप के रूप में वो बदल जाते हैं, ठीक है। कार्बन की यौगिक हैं लेकिन वो भाप के रूप में बदल जाते हैं, तो वाहनों से निकलेंगे। विलायक सॉल्वेंट्स जो होते हैं, चीजों को बोलते हैं, उनसे, पेंट से भी ये निकलते हैं, है ना। ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन की ऑक्साइड हुए उनके साथ क्रिया करके ओजोन का निर्माण करते हैं, तो ये भी ओजोन का निर्माण करते हैं। मैं बताऊंगा, मैंने बताया भी था ओजोन परत में कि ओजोन कैसे बनती है, तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड के साथ क्रिया करके ओजोन का निर्माण भी करता है ये VOC, लेकिन श्वसन और जलवायु पर प्रभाव, नुकसान भी पहुंचाता है। एक तो ऊपर समताप मंडल में एक फायदा पहुंचा रहा है लेकिन नीचे नुकसान पहुंचा रहा है, रेस्पिरेशन और क्लाइमेट पर गलत प्रभाव पड़ता है। ओजोन O3 वाहनों और उद्योगों से जमीनी स्तर पर डायरेक्ट नहीं निकलती, बताया है, क्योंकि ये द्वितीयक प्रदूषक है, ध्यान रखना है। तो ओजोन क्या है, यह समताप मंडल में रक्षक है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, रक्षक है, क्योंकि वहां पर ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख रहा है, परंतु धरातल पर प्रदूषक है। यही क्षोभ मंडल में अगर ओजोन है तो वो प्रदूषक है, क्योंकि आंखों त्वचा में जलन होगी, इससे प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी है अपनी, उस पे वो कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो जीवाश्म ईंधनों के जलने से भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, जैसे मीथेन, यानी इसको मैंने बोला था प्राकृतिक गैस, दलदली गैस जो दलदल से निकलती है, जहां चीजें सड़ती हैं। गैसोलीन टैंक से भी क्या निकलते हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन। गैसोलीन क्या है, पेट्रोलियम का ही एक वो है, आप समझ लीजिए, इसको गूगल कर लीजिए। हाइड्रोकार्बन कैंसरकारी होते हैं, कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर करने वाले यौगिक। प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट्स, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि सूर्य का प्रकाश आएगा, केमिकल्सों को तोड़ेगा, उनसे रिएक्शन करेगा, कुछ नए केमिकल्स बनाएगा, तो वही है प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट्स। तो मैंने आपको पेन तो बता दिया है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, फॉर्मेल्डिहाइड भी है एक, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2, तो ये H2O2 प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट्स है, ठीक है। H2O2, H2O नहीं, H2 तो जल होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है, ठीक। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं करता है और स्मॉग बनाता है, स्मोक प्लस फॉग, स्मॉग, ठीक है, यही है वो। निलंबित कणिकीय पदार्थ, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड माने निलंबित,
पार्टिकुलेट यानी कणिकीय, मैटर माने पदार्थ, वही PM 2.5 PM10, ठीक है, मैंने बताया था। तो ये सीमेंट से, जहां पर सीमेंट बन रहा है, उद्योगों से, बांध से निकलते हैं, इनकी साइज होती है 0.01 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर। ये माइक्रो का चिन्ह है, मीटर का है, तो क्या ये साइज होता है। अब क्या होगा, दो प्रकार के हैं ये, PM 2.5 और PM10। PM 2.5 ज्यादा नुकसानदायक है, PM10 ये भी नुकसानदायक है, बट ये छोटा है तो ज्यादा जल्दी खून में घुल जाता है, नुकसान पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है पेड़ पौधों में वो बाधित हो जाता है, उसमें बाधा आ जाती है। फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है उसमें रुकावट आ जाती है। कैसे? क्योंकि PM 2.5 जाकर या PM10 जाकर जो स्टोमेटा होते हैं ना, पर्णरंध्र, पत्तियों के पीछे छिद्र होते हैं जो जहां से पेड़ पौधे सांस लेते हैं, उनमें ये चिपक जाते हैं। तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख नहीं पाते पेड़ पौधे, स्टोमेटा सही वो लेते हैं, अब वो स्टोमेटा की जगह पे जम गए हैं, तो वो फिर प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाता है। श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, मनुष्य के फेफड़ों में जाकर ये जमा हो जाते हैं, खून में चले जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एरोसोल और स्मॉग की बात करें हम, ठीक है। एरोसोल मैंने बता दिया है, एरोसोल 1 माइक्रोन से, माइक्रोन माने 10⁻⁻⁶ मीटर से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कण। तो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कण जो होते हैं उनको एरोसोल कहा जाता है, पहली बात तो एक। और कहां से निकलते हैं? कारखाने से। मैंने एरोसोल आपको बता दिया है, एयर है, हवा है, उसमें बहुत सूक्ष्म कण हैं, किसके? ठोस के या द्रव के। तो कारखाने से निकलेंगे, ताप विद्युत गृह, थर्मल पावर प्लांट, वाहनों से। ये बादलों के जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं, जो बादल बनना, बादलों की जो एक लाइफ स्पैन होती है उसको भी प्रभावित करते हैं एरोसोल। ठीक है। और विकिरण परावर्तन एल्बिडो बढ़ाकर ग्लोबल कूलिंग कर सकते हैं। ग्लोबल कूलिंग एक होता है ग्लोबल वार्मिंग, उसका उल्टा है ग्लोबल कूलिंग। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा, ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का तापमान घट रहा, ग्लोबल कूलिंग। तो ग्लोबल कूलिंग कैसे होती है तो मैं बताऊंगा आपको कि ये जो एरोसोल के कण हैं, ये छोटे छोटे कण होते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि माइक्रोन में है तो ये मैं बता रहा हूं, ये दिखेंगे भी नहीं आपको, ये छोटे छोटे कण हैं। ठीक है, एरोसोल के, ये बादलों के जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं, एल्बिडो बनाते हैं। मतलब होता क्या है कि एक कण जो है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है तो ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, सूर्य के प्रकाश को वापस भेज देते हैं। वापस भेजने को ही एल्बिडो कहते हैं, परावर्तिता गुणांक, एल्बिडो। एल्बिडो यानी जैसे आपने सुना होगा, एल्बिडो जो सतह चिकनी होगी उसका एल्बिडो यानी उससे उतना ही ज्यादा परावर्तन होगा सूर्य का। जैसे बर्फ का एल्बिडो बहुत होता है। बादल चिकने हैं और सफेद हैं, तो जो हल्के कलर के होते हैं और जो चिकने होते हैं उनका एल्बिडो ज्यादा होता है। तो ये देखो, ये हल्के भी हैं, हल्के कलर के भी हैं, चिकने भी हैं, तो इनसे एल्बिडो यानी विकिरण, जो सूर्य की विकिरण आ रही है वो वापस लौट जा रही है परावर्तन बढ़ाकर। तो अब आप समझिए कि सूर्य की किरणें आ रही थी धरती की ओर, लेकिन वातावरण में जो एक कण थे, एरोसोल के कण थे, इन्होंने सूर्य के प्रकाश की किरणों को वापस लौटा दिया, तो सूर्य का प्रकाश कम आ पाएगा, तो एल्बिडो बढ़ गया ना। एल्बिडो का मतलब प्रकाश परावर्तन हो गया, उससे सूर्य का प्रकाश कम आया, जिससे ग्लोबल कूलिंग हो जाएगी, ठंडक बढ़ जाएगी ना, क्योंकि वो प्रकाश धरती तक तो आ नहीं पाया। तो ये हो गया। देखिए, एरोसोल से कम होता है आकार किसका? एरोसोल से भी छोटा आकार, यानी इससे भी छोटा आकार धुआं और कालिख का आकार होता है एरोसोल से कम। बड़े आकार वाले जो कण होते हैं वो धूल। एरोसोल से जो बड़े कण होंगे उनको धूल डस्ट कहा जाता है, और इससे छोटे जो होते हैं वो धूम हो सकते हैं, धुआं हो सकते हैं और कालिख हो सकते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। प्रकाश यानी फोटो, रासायनिक यानी केमिकल, धूम कोहरा यानी स्मोग। धूम कोहरा क्यों? क्योंकि स्मोक माने धूम और फॉग माने कोहरा। स्मोक वही यहाँ पे लिखा है, देखिए स्मोक बना है स्मोक प्लस फॉग, धुआं और कोहरा से। प्रकाश रासायनिक कोहरा या प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। इसका घटक क्या होता है? धरातलीय ओजोन। धरातल पर क्या है? ओजोन है। ठीक है, शुष्क मंडल के पास ओजोन है। इसको आप देखिए कैसे,
देखिए होता क्या है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं और बीओसीज हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ। सूर्य के विकिरण इन पर पड़ी और रासायनिक क्रिया हुई। रासायनिक क्रिया होने के साथ क्या बना? ओजोन, पेन, परऑक्सी एसिटेट नाइट्रेट, एल्डिहाइड या नाइट्रिक अम्ल, यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बन रहे हैं, द्वितीयक प्रदूषक बन रहे हैं। इसी को बोलते हैं प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, यानी प्रकाश ने क्या किया? रसायनों को तोड़ा और एक कोहरे की तरह कुछ केमिकल्स बना दिए। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। इस स्मोक का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। आंखों में जलन हो सकती है, सांसों की लंबाई में कमी, आप जो जल्दी धीमे सांस लेते हैं वो आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी, अस्थमा हो सकता है, नहीं दमा हो सकता है, फेफड़ों में सूजन आ सकती है। ठीक है, ये सब बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्लाई एश क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। और कणकीय पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर, पीएम, मैं बता चुका हूं आपको। फ्लाई एश क्या है? परिचय। तो सूक्ष्म पाउडर होता है, बहुत छोटे आकार का पाउडर, जो कि कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्सर्जन है। जो थर्मल पावर प्लांट है ना, कोयला से जो चलते हैं, जहां से बिजली कोयला से बनती है, वहां से फ्लाई एश बनती है। फ्लाई एश, ऐसे नहीं राख, फ्लाई माने उड़ने वाली, तो वहीं से तो निकलेगी। इसका संगठन इसमें क्या होता है? फ्लाई एश में कौन कौन से केमिकल होते हैं? एल्यूमिनियम सिलिकेट एक केमिकल होता है। SiO2 ये सूत्र नहीं है, ये अलग से है। ये सिलिका भी होती है उसमें, सिलिका जो बालू होती है ना, सिलिका भी होती है इसमें, फ्लाई एश में। एल्यूमिनियम सिलिकेट भी होता है, सिलिका भी होती है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना भी होता है, सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, ये सब पाए जाते हैं किसमें? फ्लाई एश में। तो इसका उपयोग देख लें तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ईंट बनाने में जो ईंटें बनाई जाती हैं ना, जो ईंट बनाई जाती हैं, ईंट बनाने में जो हल्की और मजबूत होती हैं, ईंटें हल्की होती हैं, वो फ्लाई एश से ही बनाई जाती हैं, है ना। सीमेंट बनाया जाता है। बंजर भूमि भराव में जल ग्रहण क्षमता बढ़ाती है, यानी जहां पर बंजर भूमि है अगर उसको वहां पर डाल दें तो ये जल को ग्रहण करता है फ्लाई एश ज्यादा। ठीक है, तो जल ग्रहण क्षमता बढ़ाती है। पर्यावरण मंत्रालय, भारत का जो वन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय है, उसने 2009 में एक गाइडलाइंस जारी की थी कि 100 किलोमीटर की परिधि में फ्लाई एश का प्रयोग अनिवार्य है। मतलब अगर यहां पर कहीं थर्मल पावर प्लांट है तो जो फ्लाई एश निकलेगी उससे, तो उसका उपयोग 100 किलोमीटर अंदर, है ना, हो जाना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे होगा? तो नियंत्रण, इसको रोका जा सकता है वहां पर जहां पर बिजली बन रही है कोयला से। इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यानी अवक्षेपक के द्वारा इसको वहीं पर रोका जा सकता है ताकि ये बाहर वायुमंडल में ना जाए। प्रभाव क्या होगा? तो श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी जो डिजीज है वो रोग हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी छोटे छोटे कण हैं, ये बैठ जाएंगे स्टोमेटा पर, पत्तियों पर जमा होकर। वही बात मैंने बताई है आपको। ठीक है, निलंबित कणकीय पदार्थ, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, तो ये ठोस और निम्न वाष्प दाब है, वायु दाब नहीं है, वाष्प दाब वाले द्रव कण। तो मैंने बताया भी था, पार्टिकुलेट मैटर है तो ठोस भी हो सकते हैं, और जिनका वाष्प दाब, वेपर डेंसिटी, जो प्रेशर है वो कम है, ऐसे द्रव के कण 0.01 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, तो एक होता है PM10, 10 माइक्रोमीटर से छोटे, फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। और एक होता है PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम, ये रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाएंगे। अत्यधिक खतरनाक है ये क्योंकि छोटे हैं। इसे RSPM भी कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। SPM तो है ही, और R से रेस्पिरेबल, मतलब ये श्वसन के मार्ग में चले जाते हैं। भारत में 2.5 और PM10 की स्थिति चिंताजनक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं ये। आगे देखिए, घरेलू वायु प्रदूषण, इंडोर पॉल्यूशन एवं प्रभाव। ये सब आपको पता है। विश्व में 3 अरब लोग ठोस ईंधन यानी लकड़ी और चारकोल क्या होता है? लकड़ी को आप जलाएं, पूरी तरह से ना जलाएं, आधे तरीके से जलाएं तो वो चारकोल बन जाता है, कोयला टाइप का, उसका प्रयोग करते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर वर्ष 4.3 मिलियन यानी 43 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, तो ये कोई फैक्ट आपको याद नहीं रखना है, बस ऐसी जानकारी थी।
घरेलू वायु प्रदूषण कैसे होता है? जलावन ईंधन, जलाने के लिए ईंधन, जैसे आप लकड़ी जलाते हैं, उपले जलाते हैं, तो उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कणिकाएं, पार्टिकुलेट मैटर निकलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख होता है। शहरी क्षेत्र में वायुरुद्ध घरों के कारण, शहरी क्षेत्र में वायु जो रुद्ध घर होते हैं, वेंटिलेशन की जहां पर कमी होती है वहां पर प्रदूषण होता है। ठीक है, घरेलू वायु प्रदूषण। वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इससे भी वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि ये निकलते हैं परफ्यूम से। परफ्यूम से जो परफ्यूम है उसको, उससे निकलते हैं कार्बनिक पदार्थ, और वो वाष्प, तुरंत आपने परफ्यूम डाला वाष्प के रूप में बदल गया। स्प्रे हो गया, फर्नीचर पॉलिश हो गया, इन सब से पीओसीज निकलते हैं। आंख नाक में जलन होती है, यकृत गुर्दे की क्षति होती है, इससे हो सकती है। ठीक है, तंबाकू धुआं, ये भी आप घरेलू वायु प्रदूषण से कैंसरकारी रसायन निकलते हैं। जैविक प्रदूषण में जैसे परागकण है, बैक्टीरिया है या कवक हैं जो रोग फैलाते हैं, ये फैल जाए तो परागकण से भी जो पोलन है ना, ग्रेन होते हैं, वो भी जैविक प्रदूषण है। रेडॉन, मृदा से निकलने वाली गैस, मिट्टी से निकलती है रेडॉन गैस, बंद घरों में जमा अगर हो जाए तो फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड, कारपेट जो होती है फोम, उनसे निकलती है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ये रेडॉन देखो घरों में जमा हो रही है तो फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। वायु प्रदूषण के व्यापक प्रभाव जानते हैं। मानव में श्वसन तंत्र पर नुकसान होगा, तंत्रिका तंत्र है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरल जो सिस्टम है, रक्त परिसंचरण है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रोग हो जाते हैं, दमा हो जाएगा, आपको ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। वनस्पतियों पर अम्ल वर्षा के रूप में टपके गए, क्योंकि वायु प्रदूषण में तो सब है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, तो ये जल से क्रिया करके आपको अम्ल वर्षा देंगे। प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाएगा, मैंने बताया आपको, पार्टिकुलेट मैटर जमा हो जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा पर ओजोन परत का क्षय हो जाता है, CFC है। ये सब वायु प्रदूषण ही तो है। पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जलीय और स्थलीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा प्रदूषण का, है ना। आगे बात करते हैं प्रमुख घटनाएं और जलवायु प्रभाव, मेजर इवेंट्स एंड क्लाइमेट। ठीक है, इसको हम देखेंगे। कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई? 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को, है ना। कहां पर हुई? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी जो कि कीटनाशक बनाती थी, है ना, पेस्टिसाइड बनाती थी। उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, अमेरिका की कंपनी थी। इससे गैस जो निकली थी वो निकली थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ये वायु प्रदूषण का ही तो कारण है कि ये जो गैस है वो वायु में फैल गई और लोगों की, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये वायु प्रदूषण ही तो है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये होता है मिथाइल CH3 को मिथाइल बोलते हैं, आइसो N साइनेट CO, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ये रंगहीन होती है, रंग नहीं होता। आंसू उत्प्रेरक, आंसू लाती है, ये आंसुओं को उत्प्रेरित करती है, अत्यंत विषैली, बहुत ही विषैली होती है। इम्पैक्ट, हजारों मौतें हुई थी भोपाल में। जल मृदा प्रदूषण हो गया था, जल में भी जल में भी घुल गई थी, मिट्टी में भी पहुंच गई थी। ये शिशुओं पर गलत प्रभाव पड़ा था, तो बहुत खतरनाक ये भोपाल गैस त्रासदी रही थी, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी 1984 में। ठीक है, ये वायु प्रदूषण का एक उदाहरण। एसिड रेन, अम्ल वर्षा क्या होती है? सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, मैंने बताया भी है, SO2 और NO2। वर्षा के जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा ये H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल बनाएगा HNO3। ठीक है, कई बार ये जो SO2 और NO2 है, शुष्क निक्षेप, सूखे निक्षेप, ड्राई डिपोजिशन के रूप में भी जमा हो जाते हैं धरती पर। इम्पैक्ट अम्ल वर्षा का क्या पड़ता है? स्मारक जो है, जैसे ताजमहल को नुकसान हो रहा है, ताजमहल का रंग बदल रहा है। जलीय तंत्र में, जल जैसे महासागर है, समुद्र है, उसमें अगर अम्ल वर्षा होगी तो जो जीव जंतु हैं उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। मिट्टी की उर्वरता कम होगी, क्योंकि मिट्टी की अम्लता बढ़ जाएगी, एसिडिटी मिट्टी की बढ़ जाएगी। वायुमंडलीय उत्क्रमण क्या है? एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन क्या है? तो इसका मतलब सिंपल है। अगर मैं कहूं आपसे कि आपको यहां से पहाड़ों पर जाना है, तो ऊपर जाने पर क्या होता है? लगातार तापमान कम होता जाता है। ये तो बात आपको पता होनी ही चाहिए कि हम धरातल से ऊपर जाएं, ऊंचाई पर जाएं, तो तापमान में कमी आती है। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट का उल्टा हो जाए, उसी को बोलते हैं वायुमंडलीय उत्क्रमण, एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन। जब ऊंचाई के साथ तापमान गिरने की बजाय बढ़ने लगता है, नॉर्मली गिरता है लेकिन अगर बढ़ने लगता है तो वो उल्टी ताप प्रवणता बोलते हैं इसको।
वैसे अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है, बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि तापमान घटने की बजाय नीचे तापमान कम रहे और ऊपर तापमान क्या रहे, ज्यादा। तो ऊपर तापमान ज्यादा है, नीचे तापमान क्या है, कम। तो गर्म वायु कहाँ है, गर्म वायु ऊपर है। गर्म वायु की परत ऊपर आ जाती है, प्रदूषक नीचे, जो अब पॉल्यूटेंट्स जो है प्रदूषक, वो नीचे की ठंडी परत हवा में फंस जाते हैं, प्रदूषक नीचे ठंडी हवा में फंस जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में यही तो होता है, ऊष्माद्वीप, हीट आइलैंड का प्रभाव देखने को मिलता है। जो शहरी क्षेत्र है वो हीट आइलैंड के रूप में, ऊष्माद्वीप के रूप में काम करते हैं। कैसे? क्योंकि शहरों के आसपास गांव होते हैं और वहां पर ठंडक होती है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पर लगातार जो है गर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक। धूल कणों से रोग भी हो जाते हैं, कुछ धूल कण होते हैं, जैसे कपास की धूल से रोग हो जाता है बिसिनोसिस, गन्ने की धूल से हो जाता है बेगासोसिस, कोयला कण से हो जाता है एंथ्राकोसिस, सिलिका से हो जाता है सिलिकोसिस। तो सिलिका से सिंपल है सिलिकोसिस। कोयला का सबसे अच्छा जो टाइप होता है वो होता है एंथ्रासाइट, सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला, तो उससे एंथ्राकोसिस। गन्ने की धूल से आप बेगासोसिस याद रख लेंगे, ठीक है, और कपास से बिसिनोसिस, ठीक है। आगे बढ़े, वायु प्रदूषण की रोकथाम, वाहन और सरकारी पहल। तो वाहनों द्वारा उत्सर्जन पर नियंत्रण। शहरी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, वाहन, शहरों में जो प्रदूषण होता है। तो बीएस नॉर्म पढ़ना है हमको। बीएस नॉर्म यानी नियम आए हैं, जिसको बोलते हैं भारत स्टेज। बीएस का मतलब भारत स्टेज नॉर्म्स। तो वर्ष सन 2000 में क्या हुआ था, यूरोपीय उत्सर्जन मानक यूरो नॉर्म्स को अपनाया गया था। यूरोप के देशों ने यूरो नॉर्म्स को अपनाया था, तो भारत ने भारत स्टेज नॉर्म्स को अपनाया है। उद्देश्य क्या है, साफ ईंधन जिसमें कम क्या हो, सल्फर हो, और उच्च दक्षता इंजन ऐसे बनाए जाए जिनपे हाई एफिशिएंसी हो, जिनसे जो भी उसको ईंधन दिया जाए वो पूरी तरीका से जले, कोई उसमें अंश बचे नहीं। तो अप्रैल 2015 में भारत में अपनाया गया था BS4 भारत स्टेज 4, जो वाहन होते हैं ना, मोटरसाइकिल या जो वाहन है। फिर 1 अप्रैल 2020 से BS6 लागू किया गया, सीधा चौथे से 6 पर जंप लगा दी 5 सालों में। BS5 को छोड़ दिया गया। एनजीटी एक संस्था है भारत में, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको आप याद रखेंगे। फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय ग्रीन को बोलते हैं हरित, और ट्रिब्यूनल को बोलते हैं न्यायाधिकरण। तो भारतीय संसद ने सन 2010 में एक कोर्ट की स्थापना की एनजीटी एक्ट के तहत। एनजीटी अधिनियम आया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, उसके तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बनाया गया, एक अलग से कोर्ट बनाया गया, एक अलग से न्याय अधिकरण है। मतलब पर्यावरण के से संबंधित जितने भी देश में मामले हैं वो कौन सुनेगा, एनजीटी सुनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारे भार हैं, बहुत सारे केसेस हैं। तो दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाई थी एनजीटी। आप बार बार अखबार अगर पढ़ेंगे तो एनजीटी ने इस पर रोक लगाई, इस पर इतना जुर्माना लगा दिया। आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए ही कोर्ट है एनजीटी, ठीक है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। अन्य उपाय और देख लीजिए, ऑड इवन नियम होता है दिल्ली में, दिल्ली सरकार द्वारा सम विषम संख्या, मतलब ऑड इवन मतलब दिल्ली सरकार क्या कहती है, एक दिन जो ऑड संख्या है वो वाले वाहन चलेंगे, अगले दिन इवन वाले चलेंगे, और इवन ऑड यानी विषम संख्या जिनका है, मतलब सिंपल कार प्लेट पे जिनका सम है वो एक दिन चलेंगे, जिनकी विषम है वो अगले दिन चलेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये है NEMMP, ये जो है इसमें कहा गया है 2020 तक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण हम ज्यादा करेंगे और 2020 तक कार्बन डाइऑक्साइड में 1.5% की कमी लाएंगे जीवाश्म ईंधन में, क्योंकि हमें अब इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना है, हाइब्रिड वाहन अपनाना है, तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में 1.5% की कमी लाएंगे। तो ये था NEMPP। क्या था, NEMPP, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी कैसी, नेशनल राष्ट्रीय, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोबिलिटी, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, मिशन प्लान, अगले से मिशन प्लान, ठीक है। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। फिर एक NUTP करके एक पॉलिसी आई, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति। इसमें कहा गया है कि हम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दें, हम व्यक्तिगत वाहनों को बढ़ावा ना दें, हम सार्वजनिक वाहनों में चलें, सार्वजनिक बसों में चलें, ताकि वाहन कम से कम हो, प्रदूषण कम से कम हो। सफर ऐप आया, एक सफर ऐप को लॉन्च किया गया। सफर ऐप की फुल फॉर्म क्या है? सफर की ऐसे सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, ऐसे बन गया सिस्टम ऑफ ऐसे एयर क्वालिटी, है ना, एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म। वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। पुणे स्थित IITM द्वारा इसको विकसित किया गया। जो सफर ऐप है वो किसने बनाया है? IITM संस्थान है, जो कि कहां पर है? पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया। आगे चलें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आपको दिखता होगा शहरों में एकदम निगरानी। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक कब शुभारंभ हुआ? 6 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा AQI को लॉन्च किया गया, है ना। एक संख्या दी गई कि कहां से कहां तक, एक रंग दिया गया, कौन कौन सा रंग, एक विवरण है इसमें। तो एयर की क्वालिटी कैसी है? अगर ग्रीन कलर है तो एयर की क्वालिटी अच्छी है, 0 से 50 के बीच इंडेक्स होगा, 51 से 100 तक संतोषजनक, सेटिस्फैक्टरी बोल सकते हैं। 101 से 200 तक अगर आपका इंडेक्स जा रहा है एयर क्वालिटी, तो सामान्य प्रदूषित, पॉल्यूटेड। 201 से 300 तक अगर जा रहा है तो ये खराब हो गया, वर्ष हो गया, बहुत खराब, और ज्यादा, है ना। 301 से 400 गंभीर, 401 से 500। तो अलग अलग कलर है, आप कलर के नाम भी जानते होंगे। ये ग्रीन है, ठीक है, थोड़ा कम ग्रीन है, ये येलो है, ठीक है। तो इनके आप कलर भी देख लीजिए। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये 6 श्रेणियां हैं, कैटेगरीज है, 6 कैटेगरीज है। इन 6 कैटेगरीज के तहत 8 पॉल्यूटेंट्स को मापा जाता है। 8 पॉल्यूटेंट्स को देखा जाता है कि किसी शहर में ये 8 पॉल्यूटेंट्स कैसे हैं। जैसे PM10, पार्टिकुलेट मैटर 10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, NH3, PVC, इनको मापा जाता है। आगे संस्थागत ढांचा की बात कर लें कुछ वायु प्रदूषण में, तो एक CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका गठन हुआ था 1974 में, सितंबर 1974, ठीक है। जल एक्ट आया था, भारत की संसद ने जो जल अधिनियम बनाया था, वो कब बनाया था? 1974 में, तभी बनाया गया था CPCB, उसी एक्ट के तहत, जल एक्ट के तहत। लेकिन इस CPCB को जो शक्तियां दी गई वो 1981 में भारतीय संसद ने वायु एक्ट बनाया था, है ना, वायु प्रदूषण रोकथाम निवारण अधिनियम 1981। उस एक्ट के तहत इसको शक्तियां दी गई, CPCB को बना 1974 में, जल प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के तहत, और शक्तियां दी गई 1981। पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करता है, आपको पता ही होगा, मिनिस्ट्री, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके बाद आगे देखें, NAMP 28 राज्यों में इसकी निगरानी हो रही है, NAMP करके, ठीक है। तो NAMP क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नेशनल, राष्ट्रीय एयर क्वालिटी, वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग, निगरानी प्रोग्राम, कार्यक्रम, है ना। तो ये जो है, तो नेशनल
एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी चलाया गया। कब चलाया गया, आप थोड़ा इसको सर्च भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं आप। NAAQS इसको 2009 में चलाया गया था। 12 पॉल्यूटेंट्स इसमें शामिल है, ऊपर के 8 हैं, बाकी बेंजीन, आर्सेनिक, निकेल और बेंजोपायरिन 4 और एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए। तो ये NAAQS की फुल फॉर्म जो होगी वो होगी नेशनल, राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक विनिमय और जल प्रदूषण परिचय, जल प्रदूषण के बारे में। उद्योगों का रंग आधारित वर्गीकरण, कलर कोड, जैसे प्रदूषण के सूचकांक पॉल्यूशन इंडेक्स PI। लाल अगर है तो पॉल्यूशन इंडेक्स 60 से ज्यादा है, अत्यधिक प्रदूषण है वो। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों में अनुमति नहीं है, मतलब वो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। नारंगी ऑरेंज है तो जो आपका पॉल्यूशन इंडेक्स है वो 41 से 59 है। हरित है तो 21 से 40 है। श्वेत है तो 20 तक। गैर प्रदूषणकारी मतलब वो है आपका पॉल्यूशन इंडेक्स, और इसमें आपको अगर कोई फैक्ट्री खोलना है तो सहमति कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1981 में बता दिया है आपको। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। मानव पर्यावरण पर पहला सम्मेलन 1972 में स्वीडन में। उनके निर्णयों को लागू करने के लिए 1981 में ये बना। प्रावधान क्या है, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करना, कि ऐसे क्षेत्र जहां पर वायु प्रदूषण को कम करना है। औद्योगिक संयंत्रों की जांच करना, उल्लंघन अगर कोई करता है तो मुकदमा करना उसके ऊपर। 1987 में इसमें संशोधन किया गया था, जैसे 81 वाले एक्ट में, और ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया था इसी वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत। जल प्रदूषण के बारे में आप जान लीजिए। जल की गुणवत्ता में गिरावट जब आ जाए तो उसको जल प्रदूषण बोलते हैं। जब जल की स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता, जल अपने आप को शुद्ध करता है, उसकी जब स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता अगर से अधिक प्रदूषक हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या, जल प्रदूषण। आगे चलते हैं, जल प्रदूषण के स्रोत और कारण। तो स्रोत दो हो सकते हैं, एक बिंदु स्रोत पॉइंट सोर्स और एक अबिंदु स्रोत नॉन पॉइंट। पॉइंट माने जहां पता है हमें कि कहां से आ रहा है। प्रदूषक एक निश्चित स्रोत पाइप या नाली से आते हैं, जैसे फैक्ट्री से आ रहा है, सीवेज से आ रहा है, तो पॉइंट सोर्स है, पता है हमें कि पॉइंट से आ रहा है, नियंत्रण इसका आसान होता है। लेकिन नॉन पॉइंट विस्तृत क्षेत्र से आ रहा है, जैसे कृषि, उदाहरण कृषि से आ रहा है, कृषि बहाव है ना, नॉन पॉइंट है, पता नहीं कितना आ रहा है, इसको रोकना मुश्किल होता है, नियंत्रण कठिन होता है। वर्षा जल से आ रहा है। प्रमुख कारण घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट, जो अपशिष्ट माने वेस्ट है, घरेलू या औद्योगिक कृषि उर्वरक, कृषि में आप उर्वरक दे रहे हैं। तापीय प्रदूषण, तापीय प्रदूषण यानी गर्म जल हो रहा है। रेडियो सक्रिय कचरा, रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है वो। आगे है तेल अधिप्लाव, ऑयल स्पिल्स, टैंकर दुर्घटनाएं, जो टैंकर हो समुद्र में जाते हैं जल कच्चा तेल लेके, दुर्घटना और रिसाव से समुद्र में तेल का फैलना। प्रतिवर्ष 200 लाख गैलन समुद्र पर तेल फैल जाता है, जिससे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाती है। सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है समुद्र की गहराई में, क्योंकि रोक लेता है उसको तेल, ना ऑक्सीजन पहुंच पाती है। तो उससे क्या होता है, जो समुद्र में जीव रह रहे हैं, जो प्लवक हैं, तैरने वाले, जो मछलियां, उनकी मृत्यु हो जाती है। पक्षियों के पंखों पर जमा हो जाता है इसका, ठीक है, तेल का। आगे चलें, बात करते हैं तेल अधिप्लाव नियंत्रण और जल गुणवत्ता मापक। तो तेल अधिप्लाव नियंत्रण के उपाय तो जैविक विधि क्या है, तो आप जैविक विधि में कैसे, जो अगर तेल फैल गया है समुद्र की सतह पर तो क्या करें, आप ऑयल जैपिंग तकनीक को अपना सकते हैं। कैरी के द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। ऑयल जैपिंग है क्या, एक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोकार्बन ईटिंग बैक्टीरिया। क्योंकि तेल में क्या होता है, पेट्रोलियम में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। तो इस हाइड्रोकार्बन को खाने वाला बैक्टीरिया जो क्या करता है, तेल को फिर तोड़ देता है, तेल को कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में। तो सिंपल है कि समुद्र की सतह पर अगर जल फैल गया है तो एक बैक्टीरिया को लाइए, उसका नाम है ऑयल जैपिंग। ऑयल जैपिंग बैक्टीरिया क्या करेगा, उस तेल को तोड़ देगा जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अगली तकनीक है बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन में यही होता है कि आप कवक के माध्यम से, फंगस के माध्यम से या जीवाणु के माध्यम से जो है प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इनके माध्यम से आप जो प्रदूषक है उस प्रदूषक को तोड़ सकते हैं, कवक और जीवाणु के माध्यम से, क्योंकि ये तोड़ने का काम करते हैं, अपघटन का काम करते हैं। ये बायो रिमेडिएशन कहलाता है। बायो यानी जैविक
जो चीजें हैं कवक जीवाणु उनके द्वारा रेमेडिएशन मिल रहा है। ठीक है, अगली है यांत्रिक विधि। अगर तेल फैल गया है समुद्र की सतह पर तो बूम्स, इसके द्वारा आप दीवार बना सकते हैं चारों तरफ की, तेल और जगह पे ना फैले। इसके मार्स वैक्यूम क्लीनर की तरह ये सोख लेता है तेल को जल की सतह से। सॉल्वेंट से ये सोख, ये भी अवशोषक की तरह काम करता है, ये सोख लेता है जो जल की सतह पर तेल फैल गया है। ठीक है, जल गुणवत्ता मापक वाटर इंडिकेटर्स, डीओ को बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन घुला है जल में, घुलित ऑक्सीजन। अगर 1 लीटर में 4 मिलीग्राम से अगर कम ऑक्सीजन घुली है तो वो अत्यधिक प्रदूषित है। गर्म जल में डीओ कम होती है। ठंडा जल और गर्म जल दोनों जल अगर आपको दिए जाए तो पता है ठंडे जल में ज्यादा घुलेगी ऑक्सीजन और गर्म जल में कम घुलेगी। तो गर्म जल में डीओ क्या होती है, कम, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है। 1 लीटर में अगर 4 मिलीग्राम से कम क्या है, डीओ है, तो वो क्या है, प्रदूषित है जल। अगला है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं इसको। होता क्या है, कार्बनिक पदार्थों की अपघटन के लिए, अपघटन कौन करेगा, कवक और जीवाणु। आवश्यक ऑक्सीजन, जो जलीय तंत्र होते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, उनमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं, पेड़ पौधे हैं, मछलियां हैं, जब वो मर जाती हैं तो उनका अपघटन करना होता है। अपघटन करने के लिए कवक और जीवाणु, चाहे जीवाणु तोड़ते हैं उसको, तो एक कवक और जीवाणु को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जो ऑक्सीजन चाहिए होता है उसी को बीओडी बोलते हैं। ज्यादा बीओडी का मतलब समझ रहे हैं आप, उच्च बीओडी, हाई बीओडी का मतलब होता है कि ज्यादा ऑक्सीजन की मांग हो रही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कवक और जीवाणु ज्यादा ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कम उसमें निम्न डीओ है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तभी तो वो मांग कर रहे हैं, ऑक्सीजन कम घुला है तभी तो वो मांग कर रहे हैं, प्रदूषण अधिक है इसलिए। सीओडी को बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, घुलनशील कार्बनिक पदार्थ जो हैं उनके लिए ऑक्सीजन मांग, उनको तोड़ने के लिए, बायो चाहे नॉन बायो। बीओडी से बेहतर मापक होता है ये सीओडी, एमपीएन होता है, मैक्सिमम प्रोबेबल नंबर, मैक्सिमम प्रोबेबल नंबर उसको बोलते हैं, अधिकतम संभाव्य संख्या। इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है, इकोलाई जीवाणु की संख्या हम नापते हैं, किसी जल में इकोलाई जीवाणु ज्यादा है या कम है तो वो कितना मैक्सिमम है, अगर ज्यादा है तो वो प्रदूषित है। ठीक है, आगे बात करें, जल प्रदूषण स्वास्थ्य पर प्रभाव और नियंत्रण। स्वास्थ्य पर प्रभाव, डिजीज देख लें कौन कौन सी हो जाती है। जैविक आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन मैंने बता ही दिया था शुरुआत में। खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों का संचय, घास को खाया था टिड्डा ने, टिड्डा को मेढक ने, मेढक को सांप ने, सांप को बाज में, तो धीमे धीमे करके क्या हुआ था, धीमे धीमे करके लगातार डीडीटी की मात्रा या वो भी केमिकल्स की मात्रा बढ़ती गई थी। आगे बात करें, पारा, मरकरी, मरकरी से मिनामाटा रोग हो जाता है, ध्यान रखना है, जो कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। मिनामाटा की खाड़ी जापान में है, सबसे पहले वहीं पर ये रोग देखा गया था। वहां के जो मछुआरे थे वहां पर फैक्ट्री लगी हुई थी, फैक्ट्री से क्या हुआ, मरकरी पारा आया और वो समुद्र में चला गया, उस खाड़ी में, वो फिर मछलियों में चला गया, मछलियों को, छोटी मछलियों में गया, छोटी मछलियों को खाया, बड़ी मछलियों ने उसमें गया, तो धीमे धीमे हमने बताया जैविक आवर्धन में ये बढ़ता है, फिर मनुष्य ने खाया तो उसमें और बढ़ गया, फिर मनुष्य को तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी है। कैडमियम से इटाई रोग हो जाता है जिससे हड्डियों में दर्द होता है। सीसा से, लेड से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी जिसको बोलते हैं, मसलों में नीलापन। नाइट्रेट से, अगर नाइट्रेट जल में है उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, बच्चा जो है छोटे बच्चों में हो जाता है, वो ब्लू, नीले बच्चे पड़ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, तो ये नाइट्रेट से होता है ना। इसमें होता क्या है, जो नाइट्रेट से होता है इसमें बच्चा जो है, अगर बच्चे की माँ या बच्चा नाइट्रेट युक्त पानी पी लेते हैं तो उस बच्चे में चांस बढ़ जाते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम के। ठीक है, आर्सेनिक से क्या होता है, ब्लैक फुट रोग, ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक से हो जाता है। तो ये रोग आपको याद रखने हैं, अन्य हैजा, कॉलरा, पीलिया, जॉन्डिस, टाइफाइड, ये सब हो ही जाते हैं। टाइफाइड को बोलते हैं आंत्र ज्वर, हिंदी में क्या बोलते हैं, आंत्र ज्वर, टाइफाइड, आंतों का बुखार। ठीक है, नियंत्रण के उपाय, जल प्रदूषण को कैसे कम करें, तो जो सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे, सीवेज घर से जो मल जल जो निकल के आ रहा है उसका ट्रीटमेंट करा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। औद्योगिक कचरे को बिना शोधित किए विसर्जन पर रोक लगा दिया जाए, जैविक खादों का प्रयोग किया जाए, जैविक खाद अपनाए जाए, है ना, बायो फर्टिलाइजर्स अपनाए जाए, है ना, आपको केमिकल खाद अपनाने नहीं है, ठीक है, जैविक खाद अपनाने हैं आपको। जैविक खाद क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, पता है? आप सोच रहे होंगे जैविक खाद क्या है, तो जैविक खाद कुछ नहीं है, सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे जीव होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एजोला, एजोटोबैक्टर, आपने नाम सुने होंगे। ये छोटे छोटे जीव होते हैं, ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रेट, उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। बहुत सारे होते हैं, एजोला, एनाबीना, एजोटोबैक्टर, सियानोबैक्टर, है ना, तो ये बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिए। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी क्या है? साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, नील हरित शैवाल, ये भी क्या है? ये है आपका बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ध्यान रखना है आप उसको, क्योंकि साइंस टेक में दिया गया है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें आपको बताएंगे, आगे भी बताएंगे। जन जागरूकता फैलाई जाए तो इससे भी चीजें आसान हो जाएंगी। भूमिगत जल प्रदूषण, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, जो जमीन के अंदर जल है वो भी प्रदूषित हो जाता है। औद्योगिक, नगरीय और कृषि अपशिष्ट जो वेस्ट हैं उनसे युक्त जल रिसकर भूमिगत जल को संक्रमित कर देता है। रिसकर जो जल है वो जा रहा है तो उसको भी, स्वच्छ पानी का कुल मात्रा में भूमिगत जल 30% है। 1.5 बिलियन लोगों के लिए पेयजल का प्राथमिक स्रोत है कौन? ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे। भूमिगत जल प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। पेयजल पीने के पानी में नाइट्रेट की अगर अधिकता है तो हीमोग्लोबिन जो है ना खून में, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये नाइट्रेट एक केमिकल बनाता है जिसे मिथेमोग्लोबिन बोलते हैं। मिथेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन परिवहन में बाधा डालता है। जैसा किसने डाला था? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड में, जिससे शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसे मिथेमोग्लोबिनीमिया कहते हैं, तो ध्यान रखना है। और क्या होता है? भूमिगत जल प्रदूषण से फ्लोरोसिस होता है, फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है अगर जल में, तो दांत और हड्डियां आपकी कमजोर हो जाएंगी। और क्या होता है? ब्लैक फुट रोग, आर्सेनिक युक्त अगर जल पिएंगे तो आपको ब्लैक फुट रोग हो जाएगा, फेफड़े और त्वचा का कैंसर, हाइपर केरेटोसिस हो जाएगा, ठीक है। जल निकायों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज, हम जल के जो निकाय हैं जहां पर जल भरा है उनको हम सुरक्षित कैसे करें? तो गंगा एक्शन प्लान आया था कब? 1985 में। गंगा एक्शन प्लान कब आया था? 1985 में, ध्यान रखेंगे आप। 1985 में फिर सीजीए बनाया गया था, है ना, सीजीए, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बनाया गया था उसी साल जब गंगा एक्शन प्लान आया था 1985 में। उसी साल केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। और जो गंगा एक्शन प्लान पहला था वो 1986 से चला था, 85 में स्थापना हुई थी, 86 से 93 तक चला था। फिर उसके बाद आया था एनआरसीपी, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ठीक है। फिर 1995 में क्या हुआ? जो 1985 में सीजीए बना था, तो 1995 में जो सीजीए का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। इसी का नाम, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम 10 साल बाद क्या हुआ? एनआरसीए, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी किया गया। और इसका विलय एनआरसीपी के साथ हुआ, बाद में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के साथ इसका विलय कर दिया, ठीक है। ये आपको ध्यान नहीं रखना है कितना कवरेज था, 16 राज्यों में, 77 शहरों की 34 नदियां, महत्वपूर्ण नहीं है। उद्देश्य प्रदूषण उपशमन कार्य, ठीक है, इंटरसेप्शन, प्रदूषण को कम करना है, सीवेज ट्रीटमेंट करना है, विद्युत शवदाह गृह, यानी हमको जो शवदाह गृह है वो बिजली से चलाने चाहिए, जन जागरूकता फैलाई जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उस पहले सीवेज को ट्रीटमेंट करें फिर नदी में उस जल को छोड़ें। जल गुणवत्ता एवं विधायी उपाय, एनपीसीए, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक एनपीसीए है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब जलीय पारितंत्र संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना। झीलों और नम भूमियों यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए केंद्र राज्य के बीच 70 और 30 के अनुपात में इसमें फंड वो
लगाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10। जल प्रदूषण निवारण और रोकथाम अधिनियम कब आया था? 1974 में। प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बोर्ड बनाया गया था, क्या? CPCB, और स्टेट में SPCB, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना, 1974 के सितंबर में। कार्यों में समन्वय करना इसका काम है, सलाह देना और जल प्रदूषण संबंधी सूचना एकत्रित करना। ठीक है। CPCB द्वारा जल गुणवत्ता की श्रेणियां बनाई गई हैं, वाटर क्वालिटी कैटेगरीज। वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, डी, ई। पीने के लिए उपयुक्त है अगर वर्ग ए में है, यानी कीटाणु नाशी रहित, मतलब उसमें कोई कीटाणु नहीं है। वर्ग बी में है स्नान, तैराकी और मनोरंजन के लिए जल। सी में है पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य, पहले हम उसको उपचार करेंगे। फिर है उसमें डी में वन्य जीव और मछलियों के लिए। फिर है सिंचाई उद्योगों और शीतलन और अपशिष्ट निपटान हेतु, वर्ग ई। नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया जून 2014 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। बजट था 20,000 करोड़ का। इसमें ये सब 8 बातें अपनाई जानी थी। सीवरेज ट्रीटमेंट करेंगे, हम गंगा को स्वच्छ रखेंगे। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करेंगे, वनीकरण वन लगाएंगे, नदी के किनारे जैव विविधता का विकास करेंगे, जन जागरूकता करेंगे, गंगा ग्राम, नदी सतह सफाई, है ना, औद्योगिक निगरानी, ये सब काम किए जाने थे। इसके बाद समुद्री प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, मैरीन पॉल्यूशन। तो समुद्री प्रदूषण कैसे होता है? तो जो सीवेज अगर समुद्र में पहुंच जाए, प्लास्टिक पहुंच जाए, औद्योगिक कचरा पहुंच जाए, तेल, रिसाव, ऑयल स्पिल्स हो जाए, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट पहुंच जाए समुद्र में, तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। सीवेज से कितना रोल है ये आपको याद रखना है। फार्म रन ऑफ, यानी कृषि से, वायु प्रदूषण से, ये आपको कोई भी परसेंटेज में डेटा याद नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं। ऑयल स्पिल्स, तेल जो रिसाव है उससे क्या होता है? तेल जब रिसाव हो जाएगा समुद्र की सतह पर, तो समुद्री जीवों के जो गिल्स होते हैं, मछलियों के जो गिल्स होते हैं, गलफड़े और पंखों पर इस तेल का आवरण चढ़ जाता है, जिससे श्वसन लेने में बाधा आती है, सांस लेने में। कोरल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तेल रिसाव से प्रवाल जो है, कोरल, मूंगे, उनके छिद्र बंद हो जाते हैं। अब छिद्र बंद हो गया तो उनको भोजन नहीं मिलेगा, तो मृत्यु हो जाएगी। तो जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन, अपघटन में ऑक्सीजन की खपत होती है, मैंने बताया था। कवक और जीवाणु अपघटन करते हैं, ऑक्सीजन की खपत होती है। लेकिन अब ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, क्योंकि चादर फैल गई है समुद्र पे किसकी? तेल की। ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, तो डेड जोन्स बन जाएंगे, वहां पर चीजें मरने लगेंगी, मछलियां। ठीक है। बायो एक्युमुलेशन, जैव संचय। कीटनाशक, उर्वरक, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश अगर कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं बायो एक्युमुलेशन, जैव संचय। जैसे होता क्या है, जैव संचय, एक जैव आवर्धन पढ़ा था और एक जैव संचय पढ़ रहे हैं। जैव आवर्धन में क्या था? जैव आवर्धन में था कि हर स्टेज पर घास को टिड्डा को मेढक ये खा रहे थे और उनमें लगातार सांद्रता बढ़ती जा रही थी हानिकारक केमिकल्स की। जैव संचय में ये होता है कि एक ही जीव में, जैसे मछली है, तो मछली में जब शुरुआत में उसमें कम मात्रा होगी हानिकारक पदार्थ की, धीमे धीमे उसकी जब अब उम्र बढ़ेगी तो उसमें हानिकारक केमिकल्स बढ़ जाएंगे। तो जब एक ही जीव में हानिकारक केमिकल्स बढ़ जाते हैं तो उसे जैव संचय कहते हैं। तो वही है। ग्लोबल वार्मिंग होता है, अम्लीय वर्षा। क्यों ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगी? क्योंकि अम्लीय वर्षा होती है, समुद्र में होगी तो समुद्री जल का तापमान बढ़ेगा तो वही बात है, तापमान बढ़ेगा तो उसमें ऑक्सीजन कम घुलेगी तो जीव जंतुओं को फिर से वही दिक्कत हो जाएगी। साउंड पॉल्यूशन, नॉइज, इसको नॉइज बोलना चाहिए था, है ना, नॉइज, ध्वनि प्रदूषण। उच्च तीव्रता वाली अवांछित शोर, जो हम नहीं चाहते हैं। मापक डेसिबल में मापते हैं हमने ध्वनि की तीव्रता को। WHO ने सीमा दी है कि शहरों में 45 डेसिबल सही जो है ध्वनि होनी चाहिए। बायोलॉजिकल इंपैक्ट क्या पड़ते हैं? सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ज्यादा शोर में नष्ट हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा? जो मृत अवशेष होंगे उनके अपघटन में बाधा आएगी, क्योंकि अपघटन कौन करते हैं? जीवाणु। जंतुओं का तंत्रिका तंत्र खराब हो जाएगा। समुद्री व्हेल पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। एक जेब्रा फिंच एक प्रजाति है, वो अपने सहयोगी से संचार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सब बातें हमने जानी है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर वीडियो बुरा लगा है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या सुधार करने चाहिए, हम उसमें सुधार जरूर करेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।